देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। कल हमने स्टैटिक के बारे में बात की। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, ये ऐसी सर्विस है जिसमें राउटर अपनी कुछ एप्लीकेशंस को रन करता है और उनके थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन गैदर करता है फ्रॉम द अदर राउटर्स, अलग राउटर्स से, बाय यूजिंग देयर सम नेगोशिएशन मैसेजेस। पैकेट्स भेजते हैं, अपने आप बनाते हैं, और यूजर को बस उनके रिक्वायर्ड इनपुट करना पड़ता है और राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन गैदर कर नेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं, आउटगोइंग इंटरफेस फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन करते हैं और आपके राउटिंग टेबल को तैयार। और उसके बाद फिर आपका डेटा फ्लो स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो आती है राउटिंग प्रोटोकॉल में, कुछ टर्म्स हैं सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जो मोस्ट कॉमन टर्म्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं किस बेसिस पे बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, कैसे अपने मैसेजिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो सबके लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम डिजाइन की गई। ठीक है, एल्गोरिदम वो टूल है या कह लीजिए वो बेस लाइन है हर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू वो राउटिंग प्रोटोकॉल ओवरऑल फंक्शन करता है। ठीक है, तो शुरुआत के समय से आज तक बहुत सारी एल्गोरिदम देखी गई, बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल थे। तो जिनमें सबसे पहले जो एल्गोरिदम आती है वो आती है डिस्टेंस वेक्टर। और इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं शुरुआत के समय से। सबसे पहले मैंने जैसे कल ही बात की थी, रिप आया था। रिप आईपी के लिए अलग था। ठीक है, और एक्सएनएस के लिए अलग रिप था। नोवल का आईपीएक्स रिप था। नोवल नेटवर्क एक कंपनी थी जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बनाती थी। तो सबके लिए रिप के अपने अपने वर्जन थे। ठीक है, ऐसे ही आईजीआरपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो सिस्को का डिजाइन था। और मुझे याद आता है डेकनेट का डीईसी था। डीएनए फेस 5 बोलते थे इसको। ये भी राउटिंग सर्विस थी। और एक था आरटीएम में एप्पल टॉक का था, एप्पल की जो मशीनें थी, एप्पल टॉक राउटिंग टेबल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। तो ये तब की बात है जब सभी वेंडर्स अपने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर चलाते थे और उनमें अपनी राउटिंग सर्विस इनेबल कर देते थे। तो सभी के पास अपने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल, जो बेस लाइन जिनकी डिस्टेंस वेक्टर से कहते थे आरटीएम। लेकिन ग्रेजुअली टाइम चेंज होता गया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी बदलती चली गई और ये सब हटकर कहाँ रह गए? आईजीआरपी तो रहा था, सब चले गए। और आपके पास जो प्रोटोकॉल रह गया वो रिप और आईजीआर, ये आईपी पर चलते थे। एक्सएनएस आर्किटेक्चर खत्म हो गया, नोवल का भी खत्म हो गया, एप्पल टॉक का अपना खत्म हो गया। अब सब जो है आईपी बेस लाइन पर ही काम करते हैं। तो रिप देखा गया और आईजीआर। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनके जो एल्गोरिदम है उसे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम कहते हैं। इस डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को लिखने वाले तीन साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक थे आर ई बेलमैन। और इन्होंने जो अपना सबसे पहला डॉक्यूमेंट लिखा था वो था ईयर 1957 के अंदर, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम से था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक जनरल था इनका, इनकी एक रिसर्च थी किस तरीके से नेटवर्क कम्युनिकेशन हो सकता है फ्यूचर में, ये कैसे हो सकता है। और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी न्यू जर्सी, उसकी प्रेस में पब्लिश हुआ। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जो प्रेस है उसमें इसको पब्लिश किया गया था, वहां से डिस्टेंस वेक्टर का रेफर किया गया। न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ऐसे ही इसी के साथ दो साइंटिस्ट और थे, एक का नाम था एल आर फोर्ड और टी आर फुल्करसन। ये तीन प्रोग्रामिंग मास्टर्स थे। और इनका भी मुझे याद आता है, फ्लोज इन नेटवर्क नाम से आर्टिकल है।
फ्लोज इन नेटवर्क, और 1962 में ये पब्लिश हुआ था। तो इन तीन आर्टिकल से लेकर आपके इस डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया। ये बेस साइंटिस्ट थे, इसलिए इसे बेलमैन फोर्ड भी कहा जाता है। एल्गोरिदम का एक नाम है, अगर आप पुरानी किताबों में कभी जाओगे, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कहता है, आरी बेलमैन और एल आर फोर्ड के नाम से, या फोर्ड फल्गरसन नाम से भी एल्गोरिदम को प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल जो नेम है इसका डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम नंबर ऑफ राउटर्स पर काम करती है। किसी एक पाथ पर जाना है तो वो काउंट को काउंट करती है, उसको करते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद आईएसओ ने, फिर आए आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट एल्गोरिदम आई। लिंक स्टेट एल्गोरिदम दो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, एक आईएसओ ने और एक आईईटीएफ। आईएसओ जो स्टैंडर्डाइजेशन देता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसने इस पर बनाया आईएसआईएस, और इसी ने लिंक स्टेट एल्गोरिदम के ऊपर बनाया आपका ओएसपी। ठीक है। आईएसआईएस में राडिया पर्डमैन है, एक हमारी बहुत बड़ी नेटवर्क कह लीजिए गॉडफादर मान लीजिए, उन्होंने नेटवर्क के ऊपर बहुत काम किया। आईएसआईएस के डेवलपमेंट उनके पास। ओएसपीएफ को में भी उनके स्टूडेंट थे जॉन विलियम नोइस, सारे आरएफसीज उन्होंने लिखे, उन्होंने ही सपोर्ट किया था। तो दोनों एल्गोरिदम लिंक स्टेट एल्गोरिदम, सॉरी दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। यानी ये बैंडविड्थ के ऊपर बात है। लिंक के जो स्टेटस हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपने डिस्टेंस लेते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन एल्गोरिदम के साथ आपका और रिलेशन डेवलप होगा। उसके बाद हम EIGRP की अगर हम बात करते हैं तो EIGRP एक हाइब्रिड एल्गोरिदम है। ठीक है। और उसमें जो एल्गोरिदम यूज होती है वो ड्यूअल है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करती है। जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो नंबर ऑफ राउटर्स पे काउंट काम करते थे, और जो OSPF है वो लिंक बैंडविड्थ के ऊपर वर्क करती है। तो EIGRP इसके अलावा भी जो नेटवर्क ट्रांसमिशन में जो इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं उनको यूज में लाती है। जैसे होप काउंट तो हो ही गया, नंबर ऑफ राउटर होप काउंट हो गया। बैंडविड्थ के ऊपर भी ये कंसिडर करती है। ये लोड को भी कंसिडर करते हैं, हाउ मच लोडेड योर इंटरफेसेस आर। डिले, नेटवर्क में जो डिलेज हैं, ये एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में ट्रैवल करने में जो राउटर को जो प्रोसेसिंग डिले लगता है, वो वाली चीजें। रिलायबिलिटी, आपके लिंक कितने रिलायबल हैं, लिंक किसी बैड पैकेट को तो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, कितने बैड फ्रेम्स आ रहे हैं, उनसे उनकी रिलायबिलिटी बनती है। कॉस्ट की कितनी कॉस्ट पड़ती है, हाउ मॉनेटरी से रिलेटेड चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं। तो देर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिनको EIGRP कंसिडर करता है, और उसके बाद फिर वो अपना मैट्रिक या कह लीजिए अपनी जो आउटपुट है उसे निकालते हैं। और हर राउटिंग प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए एक टर्म आती है जिसे हम मैट्रिक कहते हैं। ये मैट्रिक क्या है? ये वो पैरामीटर है जिससे राउटिंग प्रोटोकॉल अपनी एल्गोरिदम को चलाता है। चलाने के बाद कुछ अपने जितने भी कंडीशंस हैं उनको फाइंड आउट करके एक वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू से ही आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है। तो उसे हम लोग मैट्रिक कहते हैं यूजुअली। कुछ लोग कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन जो रियल टर्म है मैट्रिक है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म हम सुनने में आते हैं, कन्वर्जेंस। ये मोस्ट कॉमन टर्म बता रहा हूँ जो राउटिंग में आप सुनोगे भविष्य में भी। कन्वर्जेंस क्या है कि दो राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल को अप करने में जितना समय लगा, मतलब अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पूरे नेटवर्क डिजाइन को लर्न करके, गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी राउटिंग टेबल को बिल्ड करने में जितना टाइम लगाता है उतना उसे कन्वर्जेंस टाइम। जिसकी कन्वर्जेंस जितनी फास्टर होगी वो राउटिंग प्रोटोकॉल उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जब तक राउटिंग प्रोटोकॉल अपने राउटिंग टेबल बिल्ड नहीं कर लेंगे तब तक यूजर डेटा भी आपके राउटर्स को, ट्रैफिक को, राउटर को क्रॉस नहीं कर सकता। बिकॉज फॉर फॉरवर्डिंग द यूजर डेटा राउटर नीड्स राउटिंग टेबल। तो जब तक उसके अंदर डेस्टिनेशंस नहीं आएंगी तब तक वो आगे नहीं जा पाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। इसके बाद हमारे पास टर्म्स आती हैं अपडेट। हर राउटिंग प्रोटोकॉल अपना अपडेट बनाता है जिसे हम मैसेज भी कह सकते हैं।
और इन अपडेट्स के में वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे राउटर को भेजता है, और दूसरा राउटर भी अपडेट के थ्रू ही अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उस राउटिंग प्रोटोकॉल के बेस लाइन्स हैं या कह लीजिए जो उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए, इन अपडेट्स के थ्रू ही राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप इन्हें मैसेजेस भी कह सकते हैं। अब अपडेट भी हैं, अपडेट में भी दो तीन बातें आती हैं। एक आता है पार्शल, तो सॉरी, एक आता है पीरियोडिक, और एक आता है ट्रिगर्ड। पार्शियल अपडेट क्या होता है, सॉरी, पीरियोडिक अपडेट क्या होता है? ये एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जस्ट लाइक 60 सेकेंड, कि एवरी 60 सेकेंड में राउटर ऑटोमेटिकली अपनी जितना भी राउटिंग डेटाबेस है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्लड करता रहता है, शेयर करता रहता है एवरी 60 सेकेंड। ठीक है। ड्यूरिंग दैट, जैसे हम मान लेते हैं राउटर है, इसने अभी कोई अपडेट भेजा इस डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज भी होती है तो भी वो उसकी इन्फॉर्मेशन कब भेजेगा? नेक्स्ट 60 सेकेंड के बाद ही भेजेगा, अगर वो राउटिंग प्रोटोकॉल पीरियोडिक अपडेट पर काम। ट्रिगर्ड अपडेट क्या होते हैं कि whenever router sends any network information changes, तो वो इमीडिएटली अपडेट बनाकर अपने नेबर को या अपने पड़ोसी राउटर को अपडेट कर सकते हैं, उसे इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, उसे किसी पीरियड के एक्सपायर होने की जरूरत नहीं। तो सम ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क्स ओवर द पीरियोडिक अपडेट जस्ट लाइक रिप, एंड सम ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल्स वर्क ओवर द ट्रिगर्ड अपडेट, यानी कि जस्ट लाइक EIGRP, OSPF। ये सब क्या है? इसी हिसाब से राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी चेंज की गई। और जैसे हमने एडी की बात करी थी, तो एडी का जो डेफिनेशन है, एडी जो हम लोगों ने दी है IETF में, तो इन्हीं सभी फीचर्स के अकॉर्डिंग ही हर राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रायोरिटी बनाई। ठीक है। अपडेट में एक टर्म और आती है, एक आता है फुल अपडेट, और एक आता है पार्शियल अपडेट। फुल अपडेट क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल एवरी टाइम व्हेनेवर दे वांट्स टू सेंड अपडेट टू देयर नेबर राउटर, अपने पड़ोसी राउटर को कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो एवरी टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो सारी भेजता है। चाहे आपके नेबर राउटर के, आपके पड़ोसी राउटर के पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तो भी राउटर फुल अपडेट में पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। पार्शियल अपडेट, जो भी नेटवर्क में चेंज हुआ है केवल वो ही इंफॉर्मेशन आपके राउटर पर भेजना, पड़ोसी पर भेजना पार्शियल अपडेट कहलाता है। तो सम ऑफ द राउटर वर्क्स ओवर द फुल अपडेट एंड सम वर्क्स ओवर द फुल एंड पार्शियल पोर्ट। ये डिपेंड करता है राउटर के। क्लियर है? ये सर ये रिप जो है वो पीरियोडिक का मैसेजेस भेज रहा पीरियोडिक, है, और लिंक स्टेट वाली दोनों प्रोटोकॉल जो हैं वो ट्रिगर्ड भेज रहे हैं। ट्रिगर्ड भेज। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क का फ्लो। आप कैसे भेजना चाहते हो? तो कुछ मतलब ट्रांसमिशन टाइप क्या है अपडेट, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट करते हैं, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट को यूज में लाते हैं, और आप यूनिकास्ट बेस भी भेज सकते हैं। ठीक है। रिप ब्रॉडकास्ट करता है, और EIGRP OSPF मल्टीकास्ट को यूज करते हैं, मतलब अपने जो अपडेट है उनके जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं। तो ब्रॉडकास्ट में तो आप जानते ही हो, ब्रॉडकास्ट यानी कि सभी को भेजा जा सकता है। मल्टीकास्ट एक स्पेशल ग्रुप जो रिजर्व है उस राउटिंग प्रोटोकॉल के नाम से उसके ऊपर। यूनिकास्ट आप खुद मैनुअली नेबर डिफाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर ही आप अपने अपडेट भेजो। तो इन हिसाब से ट्रांसमिशन हर राउटिंग प्रोटोकॉल कर सकते। क्लियर है? यस तो सर। हमारे जो कॉन्सेप्ट में जो बात आती है, सबसे पहले रिप राउटिंग प्रोटोकॉल था। रिप के दो वर्जन, वर्जन 1, वर्जन 2। और वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या फर्क था, या ये भी एक टर्म कह लीजिए, राउटिंग प्रोटोकॉल हो सकते हैं क्लासफुल एंड क्लासलेस। क्लासफुल का मतलब ये वो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो केवल और केवल मेजर नेटवर्क बाउंड्री को सपोर्ट करते थे, यानी सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करते। इसमें सबनेट मास्क कैरी नहीं होता, नो सबनेट मास्क। मतलब आपके पास कोई नेटवर्क है 10.0.0.0, ठीक है, और आप उसे अपने नेबर पर भेजना चाहते हो, और आप क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है जस्ट लाइक रिप वर्जन 1 और IGRP, तो आप क्या करोगे? या एक्सीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में हम BGP की बात कर लेते हैं, या BGP वर्जन 3 की बात कर लेते हैं, ये सब क्लासफुल थे। ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, समराइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनमें सबनेट मास्क ट्रेवल नहीं होता। तो जैसे आपने भेजा 10.0.0.0 ही आप भेजते थे, तो दूसरा जो नेबर राउटर है वो उसकी
नेटवर्क आईडी को पहचानता था, क्लास पहचानता था, अच्छा क्लास ए 10.0, तो अब ऑटोमेटिकली उसका मास्क 255.0.0.0 वो लिख लेता। तो अगर आप कोई सबनेटिंग कर भी रहे हो, अपने राउटर पे कोई सबनेटिंग कर दिए, /8 से हटाकर आपने /16/24 पर कर दिए, तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राउटर जो है आपके, जो नेबल राउटर है, वो उसको क्लासफुल ही अंडरस्टैंड। क्लासलेस में क्या था? जो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, यानी जो CIDR है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं। तो ये इसमें सबनेट मास्क जाता था। तो जो अपडेट जा रहे हैं वो विद सबनेट मास्क जाते हैं। अब जो भी आप सबनेट मास्क लिख रहे हो, तो उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो रिप वर्जन 2 क्लासलेस है। फिर EIGRP, OSPF और ISIS, ये सब क्लासलेस है। BGP वर्जन 4 क्लासलेस। क्लियर है? तो ये मेजर टर्म्स हैं जो सभी राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉमन है। ठीक है। तो रिप, बहुत सिंपल शॉर्ट में अगर बताऊं तो रिप क्या काम करता था? अब आपके पास कोई नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक यहाँ 1.0.0.0 है, यहाँ 10.0.0.0 है, यहाँ 20.0.0 है, ये सारी कनेक्टेड है। तो रिप क्या करता था? अपनी जो करंट राउटिंग टेबल है, सब सी वाले हैं, इनको अपडेट में बनाता था, रिप अपडेट में, और एवरी 60 सेकेंड में अपने नेबर पर भेजता रहता था। ये नेबर क्या करता है? इस राउटिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी राउटिंग टेबल में प्लेस करता है, और उसकी अपनी राउटिंग टेबल वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सिंपल। मैट्रिक इसमें होप काउंट। जितने भी आप राउटर क्रॉस करते जाओगे, उतने वो नंबर ऑफ राउटर उसमें ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ से जाओगे तो 1, यहाँ से जाओगे तो 2, यहाँ से जाओगे 3, ऐसे करके जिस पाथ में नंबर ऑफ राउटर्स कम मिलते हैं, उसे बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लिया जाता है। और मैक्सिमम 15 राउटर तक ही आप जा सकते थे, यानी स्मॉल स्केल डिजाइन पर ही रिप काम करता है। बाकी इसमें बैंडविड्थ वैंडविड्थ से कोई फीचर नहीं। लेकिन बहुत पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज में था शुरू। लेकिन जैसे 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 ही लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की आगमन हुआ, तो इंडस्ट्री ने बहुत जबरदस्त वेलकम किया, क्योंकि वो बहुत सारे पैरामाउंट फीचर्स के साथ आया, बहुत सारे फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ आया, लार्ज स्केल पर आप उन्हें लगा सकते थे। तो उसने इसको खत्म कर डाला और रेप चला गया। तो आज के नेटवर्क कंडीशंस के हिसाब से बात करते हैं, आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं, उनमें रेप की कोई जगह नहीं। इसलिए आप सिलेबस में भी देखोगे तो रेप वगैरह नजर नहीं आता। तो हम वैसे भी एनकोर कर रहे हैं, तो हम सीधा जो मूव करेंगे अपने EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल पे, जो इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल माना जाता है। क्लियर है? यस सर। EIGRP मींस एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। IGRP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, सिस्को से डिजाइन किया गया था। ठीक है। इसमें फर्क ये था कि ये होप काउंट के साथ साथ आपके अलग मेट्रिक पैरामीटर्स पर भी काम कर सकता था। ठीक है। जैसे बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, ये सारी चीजें उसके पास। तो AIGRP ने उस मेट्रिक कॉन्सेप्ट को अपने साथ में रखा और कुछ एडवांस प्रोसीजर के साथ ये आया। बहुत जबरदस्त राउटिंग प्रोटोकॉल है। और इसके फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप इसे कह सकते हो ये एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कह सकते। एडवांस का मतलब क्लासलेस है, और इसकी जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड। पहले डिजाइन बाय सिस्को, सिस्को ने इसे डिजाइन किया था, और सिस्को प्रोप्राइटरी था। लेकिन ईयर 2013 में इसको ओपन कर दिया गया। सिस्को ने इसे क्या कर दिया? ओपन कर दिया। और इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो, तो IETF का इंटरनेट ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट सेवेज EIGRP। तो जैसे RFCs होते हैं, तो ऐसे ही IETF ड्राफ्ट लिखता है। ड्राफ्ट सेवेज EIGRP नाम से एक इंटरनेट पर ड्राफ्ट मिलेगा, और ढूंढने के लिए आप IETF इंटरनेट ड्राफ्ट लिख सकते हो। ठीक है। और क्वागा एक प्लेटफॉर्म था, राउटिंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर इसको टेस्ट किया गया, ईयर 2013। तो ईयर 2000 से आप कह सकते हो EIGRP को सिस्को ने फ्री कर दिया, और अलग वेंडर्स भी EIGRP को यूज कर सकते हैं, उसके फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो फास्टेस्ट कन्वर्जेंस, फास्ट, बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और कन्वर्जेंस टाइम कम क्यों है वो धीरे धीरे आपको आगे पता लगेगा। ठीक है। नंबर ऑफ राउटर्स की सपोर्ट। बस आप जो लिमिट की अब बात करते हो, होप काउंट जो लिमिट है,
वो बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिमिट आती है वो है 100 राउटर्स, और मैक्सिमम आप 255 राउटर्स तक इसे लगा सकते हैं। आईजीआरपी में भी यही रूल था, होप काउंट लिमिट, इसमें भी है। मतलब इसमें जो पैकेट ट्रेवल कर सकता है राउटिंग अपडेट, एक राउटिंग टोपोलॉजी, यानी कि 255 राउटर्स की ही राउटिंग इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर सकता है और आपके सामने राउटिंग कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये ही इसकी लिमिटेशन। जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में इस तरीके की लिमिटेशन नहीं है। आप 1000 राउटर, 10,000 राउटर, 1,00,000 राउटर, सारी दुनिया के राउटर्स पर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल लगा सकते। कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ तो लिमिट के हिसाब से अगर बात की जाए तो EIGRP थोड़ा सा इंफीरियर है एज कम्पेयर टू लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। बट फिर भी 255 राउटर बहुत बड़ा डिजाइन होता है, ऐसा नहीं है छोटे हो एक डिजाइन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट 100 पर आता है, और 100 से आपको जाना है तो वाई यूजिंग कमांड यू कैन एक्सटेंड द होप लिमिट। क्लियर? सर यही रीजन है सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में हाँ, EIGRP यूज नहीं हो बिल्कुल, रहा बिल्कुल, यही रीजन। है। लेकिन अगर कोई रिक्रूटर आपसे कहता है कि नहीं भाई मेरे पास 500 राउटर और मुझे EIGRP चलाना है, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका एक डिजाइन है जिसमें आपके 255 राउटर लगे हुए हैं, 255 राउटर्स, तो उस पर एक सिंगल EIGRP प्रोसेस चल रही होती है, और EIGRP के पास अपना एक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIGRP 1, एक सिंगल प्रोसेस के अंदर आप 255 राउटर्स लगा सकते हैं। उसके बाद एक राउटर और है, उस पर आप फिर आगे जाकर 255 राउटर्स और एड ऑन कर सकते हो, और EIGRP 2 प्रोसेस दे सकते हो। जैसे 500 राउटर है, ऐसा 500 पर लगा दिया, लेकिन ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। टू डिफरेंट प्रोसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट। तो लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे इनका कम्युनिकेट भी कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ राउटिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हम डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। हम इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनको एक दूसरे से। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये वाले जो फीचर्स हैं, जब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जाएगा तो EIGRP उसे एक्सटर्नल नेटवर्क समझता है, वो ये नहीं जानता कि ये भी EIGRP का है। तो उसका फायदा नहीं उठा सकते। काम किया जा सकता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर ब्लंट हो जाओ कि नहीं हमारे सर ने बताया था 255 राउटर से, तो कहता नहीं मैं 500 पर EIGRP चलाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हो यस यू कैन रन, बट यू नीड 2 डिफरेंट प्रोसेसेस एंड यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट ईच अदर। आपको उन्हें आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ये जो 255 राउटर्स हैं, ये जो बाकी 255 राउटर्स हैं उन्हें एज ए एक्सटर्नल नेटवर्क मानेंगे, वो कभी भी ये नहीं जानेंगे कि ये भी EIGRP के फीचर से साउंड इंफॉर्मेशन है, और उनके लिए अलग बिहेव आता है। ठीक है, तो वो जो 255 राउटर पे तो आप EIGRP प्रोटोकॉल का फायदा इधर ले सकते हो उधर ले सकते हो, लेकिन जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये 255 जो राउट्स आएंगे, राउटर्स के राउट्स हैं, वो यहाँ पर एज ए एक्सटर्नल नेटवर्क माने जाते हैं, और उनकी जो प्रायोरिटी है वो इंटरनल से लेस होती है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे और ज्यादा क्लियर होगी ये बात। क्लियर सर है? हाँ। इसमें आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हो, मतलब प्रोसेस आईडी की बात कर रहे हो, कैसे उसको पता चलेगा कि जैसे आपने बताया कि एक EIGRP 1 है और एक EIGRP 2 है, हाँ। और आपने EIGRP 1 में 0 से लेके 255 राउटर लगा दिए, हाँ, तो जो आप प्रोसेस बोल रहे हो वो क्या होगा, लाइक प्रोसेस? आगे पता लगेगा, अभी आगे आए। धैर्य धैर्य रहे। ओके ओके। और सर ये मैक्स इसमें 255 राउटर्स हैं, लेकिन अगर हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम जो हॉप है वो 100 ही है EIGRP में। नहीं, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 100 है। डिफॉल्ट अगर आपको इससे ज्यादा जाना है तो कमांड से वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। बस ठीक यू हैव टू इनपुट सम कमांड। बाय डिफॉल्ट 100 आता है, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट 255 तक आप बढ़ा ओके सर। सकते हैं कमांड लगाने के लिए। ठीक है, जी। अभी तो हम फीचर की ही बात कर रहे हैं EIGRP की। जो जनरल प्रोसेस है, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे आगे कि कैसे वर्क करता है, प्रोसेस आईडी क्या है, क्या चीज है। अभी तो फीचर समझिए थोड़े से। ठीक है, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं बहुत कम है और लोगों में। ठीक है, 100% क्लासलेस है।
100% क्लासलेस का मतलब सबनेट मास्क को कैरी करता है, ठीक है। समराइजेशन कर सकते हो। समराइजेशन भी इसमें दो तरीके के समराइजेशन आते हैं। आप मैनुअल समरी कर सकते हो और ऑटोमेटिक समरी कर सकते हो। समराइजेशन का मतलब क्या होता है, राउटिंग टेबल का साइज छोटा करने का एक प्रोसीजर है राउटर्स के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो सबनेट पार्ट्स हैं, आपने किसी नेटवर्क की सबनेटिंग की हुई है, तो उन सबनेट को वापस आप क्लासफुल नेटवर्क बाउंड्री में ले जा सकते हो या एक बड़ा ग्रुप बना सकते हो, यानी सुपर नेटिंग कर सकते हो। एक तरफ आपने सबनेट किया और समराइजेशन सुपर नेटिंग होती है। तो AIGRP क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपने हिसाब से भी समरी कर सकता है और राउटर अपने दिमाग से भी, अपने ब्रेन से भी समरी कर सकता है, उसे ऑटोमेटिक कहते हैं। तो सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पास ऑटोमेटिक समरी फीचर नहीं होता। मैनुअल समरी फीचर मिलेगा आपको SPF में भी, ISIS में भी, BGP में भी, लेकिन AIGRP के पास एक ऑटोमेटिक समरी भी है। इंजीनियर को फायदा देता है, आप जाओ बस ऑटो समरी लगाओ, आपको अपनी तरफ से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके पास। एक जो इसका सबसे बड़ा जो फीचर है, इसके पास अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ये ना किसी TCP को ट्रांसपोर्ट में यूज करता, ना UDP को यूज में करता। भाई ट्रांसपोर्ट कौन है आपके, TCP है फिर डेटाग्राम के लिए, या UDP है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर आप चलते हो IP नेटवर्क्स में। लेकिन AIGRP ने अपने पैकेट्स को ट्रेवल करने के लिए अपना ही ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिलायबल लग गया तो आप जान ही गए हो कि यहाँ एक्नॉलेजमेंट का फंडा आ गया, ठीक है। बहुत जबरदस्त रिलायबल फीचर देता है ये आपको, और इसे हम कहते हैं RTP। बाकी किसी के पास अपना ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, AIGRP के पास, इसलिए इंडस्ट्री का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है। और ये रिलायबल वे में सारे काम करता है, जिससे लूप नहीं बनता, किसी भी तरीके के लूप बनने के चांसेस नहीं होते। और ये 100% लूप फ्री टेक्नोलॉजी है, क्योंकि रिलायबल फीचर के साथ साउंड हुआ हुआ है। इसकी जो एल्गोरिदम है ड्यूअल, ये भी लूप नहीं बनने देती। ड्यूअल का मतलब हो गया डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, जिसको ने डिस्टेंस वेक्टर के बाद इसे एनहांस किया और नाम दिया गया डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। मतलब डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम का मतलब ये किसी भी ऐसे अपडेट को कंसीडर नहीं करता जिसके ऊपर इसे बिलीव ना हो। ये किसी भी अनजान, जैसे भी कोई नया राउटर आपकी टोपोलॉजी में ऐड हो जाता है, तो आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करता, उसके साथ एक पूरी डिफ्यूजिंग कैलकुलेशन चलाता है। चेक करता है कि ये वाकई में एक राउटर मेरे डोमेन में एलिजिबल है, क्या इसकी डेस्टिनेशन या इससे जाने वाले पाथ बेस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनको कंसिडर करती है ये एल्गोरिदम, तब इसको प्लेस करती है। ऐसा नहीं कोई आके जाके आपसे ये कहने लगे आई एम द सुपीरियर राउटर, मेरे पास बेटर पाथ है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, और अपना सारा ट्रैफिक आप मुझसे शेयर करना शुरू कर दो। तो उसके ऊपर ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करती है एल्गोरिदम। ये सब बात करती है, उसके पैरामीटर चेक करती है, बाकी नेबर से भी पूछती है कि एक पर्टिकुलर एक नया राउटर आया है, वो एक नई एल्गोरिदम, वो नई मैट्रिक मुझे दे रहा है जो कहती है कि इससे मेरे से आप जाओगे तो छोटा रास्ता पड़ेगा, क्या उसकी बात मानूं ये नहीं मानूं, तो वो भी उसके डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। और फिर ओवरऑल एक कैलकुलेशन निकलने के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या ये जो नया राउट आया है ये बेस्ट है या नहीं। बेस्ट है तो कंसिडर कर लेंगे, नहीं है तो उसे साइलेंटली सेकेंडरी में रख दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एल्गोरिदम चलती है, जिससे 100% लूप फ्री है, कोई भी ट्रांजिटरी लूप नहीं बन सकता, और इसलिए जबरदस्त टेक्नोलॉजी मानी गई। तो सिस्को ने इस पर बहुत काम किया, इस वजह से इसकी जो एडी वैल्यू है वो सबसे नीचे, सबसे बढ़िया है, यानी 90 एडी वैल्यू के साथ ही जाती है, ठीक है। अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो AIGRP में सर एक नेबर, क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। वी सेड दैट कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो हाँ TCP या UDP यूज नहीं कर रहा है, इसका हाँ, अपना खुद का अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RTP यूज कर रहा है। हाँ नाउ सर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो लेयर 3 के ऊपर है वैसे स्टैक में। हाँ नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ पर डेटा फॉर्मेशन हो रहा है उस एप्लीकेशन लेयर पे ही वो डिसाइड हो जाता है कि वो TCP रहेगा कि UDP रहेगा। तो यस, राउटर का काम तो सिर्फ डेटा को राउट करना है। तो हाँ क्या वो जाके टच कर रहा है उस लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को? यस बिल्कुल कर रहा है। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या होगा, अगर आप एक जनरल ट्रैफिक कम्युनिकेशन की बात करते हो तो सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे PC होते हैं, ठीक है। जी तो वहां पर आपका OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल की आप बात करो, जी क्लियर है।
और वहां पर आपके सामने दो ही प्रोटोकॉल नजर आते हैं, आई टीसीपी और यूडीपी। आप उनमें जी से किसी एक को यूज करते हो फॉर द ट्रांसफर। हाँ जी ठीक है, वो चल रहा है। वो पैकेट आपने किससे बनाया? टीसीपी आईपी मॉडल के टीसीपी से एक उसने पैकेट बनाया और राउटर पर हिट हो गया। जी राउटर उसकी जो एक्चुअल फॉरवर्डिंग करेगा वो टीसीपी के बेस पे ही फॉरवर्डिंग करेगा जब वो इंटरफेस से बाहर निकालेगा, क्योंकि जी डेटा जा रहा है, डेटा से डेटा जा रहा है। ठीक है, ये तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो गया। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि जो आपके राउटर्स हैं, जैसे आपके यहाँ पीसी था, पीसी पे आपने कोई एप्लीकेशन चला रखे थे, अपने नेटवर्क ट्रांसफर की अपनी कोई अपनी सर्विस चला रखी है, जिससे वो अपना डेटा को फ्रेगमेंट में बदलता है और फिर टीसीपी उस पर वर्क करता है, हेडर वेडर सब लगते हैं, जाना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, वो एक सिंपल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज यहाँ से यहाँ भी कन्वे होती है। अब राउटर क्या कर रहा है? राउटर को भी अपनी एक एप्लीकेशन चलानी है। ठीक है, वो है EIGRP। ठीक है, उसे अपनी एक एप्लीकेशन चलानी है जो केवल राउटर टू राउटर ही ट्रेवल करेगी। उसका कोई मकसद इस पीसी से नहीं है, ना ही जी पीसी इसके अपडेट को समझ सकते, इसके कोड को नहीं जान सकते, क्योंकि ये जो डिजाइन है, ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है, वो केवल और केवल राउटर्स के लिए बनाई गई है। जैसे राउटर, ओनली राउटर कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या है, इनको जब मॉडल्स में, लेयर्स में जब इसे डिवाइड किया गया होगा, तो जब ट्रांसपोर्ट पे EIGRP के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी EIGRP जब अपने क्रिएट कर रहा है, भाई एनकैप्सुलेशन तो ये भी कर रहा है, तो ये जी कोई अपडेट अगर बना रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो इसका भी एक ट्रांसपोर्ट होगा। तो उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट में टीसीपी और यूडीपी की जगह आरटीपी को बनाया, और आरटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल बन गया। ओके लेकिन वो ट्रांसपोर्ट किस पर काम कर रहा है? राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन में बात कर रहा है, पीसी टू पीसी नहीं है। जी जी अब जैसे बीजीपी है, वो बीजीपी टीसीपी को यूज करता है। ठीक है, आपका अर्रेप है, वो यूडीपी को यूज करता है। जी तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स, कुछ टीसीपी यूडीपी को यूज कर रहे हैं, लेकिन EIGRP ने इनके अलावा अपना ही एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बना डाला कि ना जी मैं टीसीपी को यूज करूंगा ना यूडीपी का यूज करूंगा, लेकिन बिहेव जो है टीसीपी जैसा है, क्योंकि आप पैकेट भेजते हो जी तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको चाहिए। टीसीपी भी यही रिलायबिलिटी करता है। जी ठीक है, उसमें थ्री वे एंड चेकिंग प्रोसेस है, सिंक्रोनाइजेशन का फंडा है। इसमें क्या है, इसमें अपने कोड है, अपने इसके पास इंफॉर्मेशनल कोड है, अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, कैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसके सीक्वेंसिंग नंबर अलग है, तो बहुत सारी चीजें अलग हैं। लेकिन जो बिहेव आप कह सकते हो कि एक्नॉलेजमेंट वाला जो बिहेव है, वो इसने अपनी तरफ से बनाया। और आरटीपी इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर देता है। टीसीपी एक जी जैसा काम करता है, आरटीपी इस राउटिंग अपडेट की कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। तो वो केवल डेडिकेटेडली EIGRP सर्विस के लिए ही ड्रॉ एक डिजाइन। गॉट इट सर। ये लेयर 3 का जो ओवरहेड है उसके अंदर ही होगा ये? बिल्कुल। तो जी EIGRP जो अपने ओवरहेड बनाएगा, तो वो भाई एनकैप्सुलेशन EIGRP की हो रही है। ऐसे ही जी OSPF की भी होगी, ऐसे ही उसकी भी होगी। तो इनके पैकेट साइज, इनके अंदर के इंफॉर्मेशन कंटेनर्स, उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो जी सब अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो अगर आप पीसी के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंटेशन और एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन को समझोगे, तो वो टर्म्स अप्रोप्रिएट नहीं है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, जी क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपने पैकेट्स बनाते हैं, और वो जनरली राउटर टू राउटर जो कि एक स्पेशल डिवाइस है, उसी के लिए बनाए गए। तो ओनली iOS कैन अंडरस्टैंड, OS कैन नॉट। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं समझ सकते। इंटरनेटवर्किंग जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो आपके स्विचेस पर और राउटर्स पर चलते हैं, तो वही। अब जैसे स्विच में हमने बात करी थी VTP मैसेज, तो उसका एनकैप्सुलेशन अलग है, उसे पीसी नहीं समझ सकता। पीसी को भेजोगे तो उसे क्या पता लगेगा? ड्रॉप ही मारेगा, वो जानता ही नहीं है, उसके एल्गोरिदम में ही नहीं है ना। TTP मैसेजेस थे, ट्रंकिंग के नेगोशिएशन, वो जान ही नहीं सकते कभी। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट में चेंज कर दिया, टीसीपी और यूडीपी की जगह इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। EIGRP चाहता तो ये भी टीसीपी को यूज कर लेता, कर यस सकता था, पर लेकिन सिस्को सिस्को है, वो डिफरेंट आता ही है। तो इसलिए उन्होंने अपना एक डिजाइन बना कर दिया, और जो बहुत ही कामयाब डिजाइन, यस इसने बाकी प्रोटोकॉल्स के देखकर बाद में बनाया, क्योंकि EIGRP OSPF ISIS के बाद की प्रोडक्ट है, इन्वेंशन है। सबसे लेटेस्ट मान सकते हो आप इसे, लेकिन यस लेटेस्ट भी 30 साल पुराना है, इतना भी नहीं, समझे। यस तो जो इसका जो प्रोटोकॉल नंबर भी है, क्योंकि हर प्रोटोकॉल होता है उसका एक नंबर दिया जाता है 88 के द्वारा, तो इसका प्रोटोकॉल नंबर 88। ठीक है, लिस्टेड ट्रांसपोर्ट। क्लियर?
अब बात आती है नेबर ऑथेंटिकेशन। AIGRP दो तरीके की नेबर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट कर सकता है। MD5 मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं इसको, और जो रिसेंट iOS हैं उसमें सिक्योर हैश एल्गोरिदम और एडवांस इंक्रिप्शन के साथ लगा सकते हैं। SHA HMAC भी यूज कर सकते हैं। अब ये नेबर ऑथेंटिकेशन क्या है? सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में फीचर है, वर्जन 1 में नहीं। ठीक है। अब जैसे आप डिजाइन लगाकर बैठे हो स्विच के थ्रू, तरीके से आपका राउटर लगा हुआ है, यहाँ एक सबनेट आपने चलाया हुआ है 10.0.0.0/, और आपकी राउटिंग चल रही है, परफॉर्म हो रही है। यहाँ के जितने भी राउट्स हैं वो आप इधर भेज सकते हो, और इधर के जितने भी राउट्स हैं वो सब आप इधर भेज सकते हो, और आपकी जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है आराम से चल रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर भाई स्विच ओपन है, यहाँ से किसी बंदे ने एक रोग राउटर एंटर कर दिया। ठीक है। उसे क्या करना है, यहाँ पर इसकी सबनेट की आईपी डालनी है बस, जस्ट लाइक 10.0.0.3। और जैसे AIGRP आपका जो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, इस इंटरफेस पे उस सर्विस को इनेबल करना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे वो सर्विस ऑटोमेटिकली अपनी जो कंपेटेबल सर्विस है, जस्ट लाइक AIGRP तो AIGRP से, OSPF है तो OSPF से, ये उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगी। तो ये आपस में इसमें भी जा सकता है, ये इसमें भी जा सकता है, और जो इनके राउट्स हैं वो इस पर आने शुरू हो जाए। तो ये आपकी एक्टिव राउटिंग डिजाइन में पार्टिसिपेट कर सकता है और आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या आपके राउट लीक होकर इस राउटर पर जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारे राउटर्स में, सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नेबर ऑथेंटिकेशन लगाया है। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि मैं केवल अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन उस राउटर से शेयर करूंगा जो मेरे ऑथेंटिकेशन को पास कर दे, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन। ऑप्शनल सर्विस है, आप चाहो तो इसे लगाओ, नहीं चाहते तो मत लगाओ। अगर आपके अपने ही कनेक्टेड नेटवर्क्स आपके कंट्रोल में है तो आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपके राउटर्स लगे हैं, रिमोट लोकेशंस पर लगे हैं, तो नेबर ऑथेंटिकेशन लगाना एक फायदे की चीज है। तो किसी भी तरीके के कोई रोग एंट्री बिना आपसे पूछे कोई भी आपके करंट राउटिंग डोमेन में कोई भी राउटर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम ऑथेंटिकेशन को चूज करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में जो सबसे पहले आया था सिंपल पासवर्ड, फिर आया MD5, और फिर SHA HMAC और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो बिट्स पे। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं। सिंपल पासवर्ड में क्या होता है, आपका प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड जाता है कि आप अगर ऑथेंटिकेशन भेज रहे हो और कोई पिन लगाकर बैठा है, हैकर बैठा है, और आपके पैकेट को इंटरसेप्ट कर ले, तो उसे डिकोड करके आपका पासवर्ड को जान सकता है, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ जा रहा है, बहुत पुराने। तो इस पे में सिंपल पासवर्ड चलता था पहले। MD5 क्या है, ये एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, हैश बेस वैल्यू पर चलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। MD5 में पासवर्ड नहीं जाता, यहाँ पर की और पासवर्ड की एक हैशिंग जाती है, एक इनक्रिप्टेड कोड जाता है, जिसको डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो की भी पता होनी चाहिए, पासवर्ड भी पता होना चाहिए। ऐसे ही सिक्योर हैश एल्गोरिदम और HMAC अगर आप देखते हो तो ये पासवर्ड की यानी इंक्रिप्शन की लेंथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 128 बिट, 256, 512, इस तरीके के आप जो इंक्रिप्शन कोड है उनकी लेंथ को बढ़ा सकते हो, यानी मोर सिक्योर। तो SHA HMAC आता है iOS 15 से स्टार्ट होता है, और iOS 15 से पहले के जो OS है, iOS है, उनमें MD5 दिखाई देगा। तो EIGRP सिंपल पासवर्ड को सपोर्ट ही नहीं करता था शुरू से, ये डिफॉल्ट MD5 के साथ ही आया, यानी इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट में ही जाना इसकी प्रायोरिटी थी। तो हम कोई सिंपल पासवर्ड नहीं है। बाद में लेटर ऑन जब iOS 15 आ गया तो इन्होंने SHA HMAC को भी यूज कर लिया, तो आप दोनों तरीके के ऑथेंटिकेशन, तो एक अच्छा फीचर है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। क्लियर है, नेबर ऑथेंटिकेशन। लेकिन EIGRP टू EIGRP ही चलेगा, और एक नेबर से एक नेबर तक ही जाएगा, इसलिए नेबर ऑथेंटिकेशन। मतलब जैसे आपके राउटर्स हैं और यहाँ आपने EIGRP लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में भी EIGRP लगा हुआ है। इस राउटर का नेबर केवल ये है, इसका नेबर राउटर 1 का नेबर राउटर 2 है, राउटर 3 नहीं है। तो आप जो पासवर्ड यहाँ पर लगाओगे वो केवल राउटर 2 तक एक्सेप्ट होगा। राउटर 2 जब उस पैकेट को आगे भेजेगा तो विदाउट पासवर्ड भेजेगा, अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया। क्लियर है। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल नेबर टू नेबर चलते हैं। OSPF में जो पुराना OSPF था उसमें पूरे एक डिजाइन के ऊपर एक सिंगल पासवर्ड की एक फोर्स थी कि आपको फोर्सफुली एक ही पासवर्ड लगाना पड़ेगा अमंग ऑफ ऑल द OSPF राउटर्स। तो वो भी बाद में जाकर चेंज कर दिया गया। तो OSPF में आप इसको और ज्यादा डिस्कस करें। OSPF से पुराना है, लेकिन मैं आपको EIGRP पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि EIGRP से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी OSPF को समझने।
क्योंकि OSPF इज अ वेरी वेरी डीप राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है? यस सर। अब इसका एक फीचर है जो बाकी किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में है ही नहीं, वो है इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। एकमात्र ये राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा है जिसमें आप इक्वल कॉस्ट पे भी लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, अनइक्वल कॉस्ट पे भी कर सकते हो। इक्वल कॉस्ट पे हर राउटिंग प्रोटोकॉल कर सकते हैं, मतलब एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है और उनकी मैट्रिक सेम आ रही है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑटोमेटिकली लोड शेयर करना शुरू कर देता है। अनइक्वल कॉस्ट क्या है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे एक सिंपल सिंपल डिजाइन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ डेस्टिनेशन है, यहाँ सोर्स। ठीक है, ये लिंक है 1000 Mbps का, ये 1000 Mbps, ये 100 Mbps, ये 100 Mbps, ये 10 Mbps, ये 10। अब राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया जो बैंडविड्थ के ऊपर काम करता है, और अब उसके पास तीन लिंक नजर आते हैं, वाया R1 R2 R5 जा सकता है, वाया R1 R3 R5 जा सकता है, वाया R1 R4 R5 जा सकता है। तो जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्या निकाल कर देगा, बेस्ट पाथ अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ, वाया 1 to 5 जाओगा। ये प्राइमरी लिंक हो गया, और ये समय सेकेंडरी लिंक। इफ प्राइमरी गोज डाउन देन सेकेंडरी विल अप, सेकेंडरी उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो यहाँ पर आप देखते हो तो 1000 Mbps वाला लिंक है, यहाँ 100 Mbps है, 10 है, तो सबसे अच्छी बैंडविड्थ यहाँ से आती है, तो फास्टेस्ट आप यहाँ से। अगर ये सारे ही 1000 होते तो राउटर क्या करता, आपको तीनों लिंक दिखाता, 135 भी दिखाता और 145 भी दिखाता। तो इन तीनों पर आपका ऑटोमेटिक लोड शेयर हो रहा होता, जो भी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लोड शेयरिंग चलती है। लेकिन हमारे डिजाइन में ये ऐसा सब राउटिंग प्रोटोकॉल कर सकते हैं, इक्वल कॉस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन 2 से लेकर वर्जन 1 नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आप इक्वल कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनइक्वल कॉस्ट की हम बात करते हैं, ये कैसे। अब आप यहाँ पर बैठे हो और आपको पता है कि आप पैसा पे कर रहे हो R1 से R5 पर जाने के लिए, आपके पास तीन रिडंडेंट लिंक ले रखे हैं। ठीक है, पहला 1000 Mbps का, ओके कोई बात नहीं, ये एक्टिव है, ये राउटिंग टेबल में सारा ट्रैफिक ले रहा है। और ये दोनों क्या है, ये साइलेंट पर। तो अब ये वाला जो लिंक है, अब डेटा क्या है, 1000 Mbps है, अब 10 GB आ जाए, 50 GB आ जाए, 100 GB डेटा आ जाए, उस सबको क्या करना पड़ रहा है, या 1 GB आ जाए या 100 MB आ जाए, सब कुछ इस पर आ रहा है। और डेटा आता ही रहता है यूजर्स राउटर्स पे, तो भाई बहुत सारे यूजर्स होंगे पीछे, लैन बहुत सारे नेट्स लगे हैं, सबनेट है, तो वो सब आते हैं, डेटा प्रोसेस करते रहता है। तो ये जो लिंक होगा ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, ओवर यूटिलाइज। ये जो लिंक है ये अंडर यूटिलाइज, अंडर, क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहे, आप तो बस इनका पैसा पे कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि मैं इनको भी यूटिलाइज करना शुरू कर दूं, यानी जो अंडर यूटिलाइज लिंक है, जो यूज ही नहीं हो रहे, इन्हें यूटिलाइजेशन शुरू कर देता हूं, बिकॉज आई हैव स्पेयर। तो ऐसे केस में अगर आप लोड शेयरिंग करना चाहते हो किसी भी तरीके से, अगर आप इन तीनों को लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम में ले आओ, जैसे स्टैटिक राउट में आप कर सकते हो। स्टैटिक राउट में जैसे हमने देखा था, आप EIGRP को छोड़ दो, स्टैटिक राउट से आप क्या कर सकते हो, तीनों के नेक्स्ट पाइप पे एग्जिट इंटरफेस दे दो और आपका लोड शेयर हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनली आपको नुकसान होगा। होगा क्या, आपका कोई जो डेटा है, अब जैसे मान लेते हैं राउंड रॉबिन मान लो, पर पैकेट आप लोड शेयरिंग मान लो, तो एक पैकेट इधर, एक पैकेट, जैसे आपके पास 100 फ्लोज हैं, तो 33% इधर से निकलेगा, 33 इधर से मान लेते हैं, 33 इधर से मान लेते हैं, तब जाकर यहाँ पहुंच पाए। तो आपका जो ओरिजिनल ट्रैफिक, अगर वो पहले 1000 Mbps को ले रहा था, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो 1000 Mbps से अगर 1 GB की फाइल को देखते हो, तो मान लेते हैं जैसे वो 10 सेकंड, अज्यूम कर लेते हैं 10 सेकंड्स में वो आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने देखा ये था, मैं इसे लोड शेयरिंग में कर देता हूं, तो उन्होंने आपने इनकी कैपेसिटी से
33% इस पर छोड़ दिया। अब ये जो 33% यहाँ पर आ रहा है 100 एमबीपीएस से, जाहिर सी बात है 100 एमबीपीएस से 10 टाइम्स स्लोअर है, तो इस 33% को लाने में ही ये करीबन करीबन मान लेते हैं 100 सेकंड लेगा। ये उससे भी 10 टाइम्स सेकंड स्लोअर है, तो अगला जो वो 1000 सेकंड है। और जब तक कंप्लीट डेटा रिसीव नहीं हो जाएगा उस डेटा का आप करोगे क्या, एनकैप्सुलेशन नहीं हो पाएगी, तो लोड शेयरिंग से आपको नुकसान हो गया, अनइक्वल कॉस्ट। तो इसलिए किसी राउटिंग प्रोटोकॉल ने इसकी अप्रोच नहीं बनाई, क्योंकि स्टैटिक से नुकसान देख रहा है। लेकिन एआईजीआरपी ने इससे हटकर सोचा, उसने क्या सोचा कि मैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को लाऊंगा और अपना लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम इसमें पुट करूंगा। वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ उसके प्रोराटा से लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी फीचर। ऐसा नहीं है कि 33%, वो क्या देखेगा कि अच्छा 1000 एमबीपीएस है तो मैं यहाँ पर इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 95% ट्रैफिक यहाँ से निकाल लेता हूँ, 100 है तो 5% यहाँ से निकाल ले, 4 यहाँ से निकाल लेता हूँ, 10 है तो 1% यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ओवरऑल जो 10 सेकंड में वो डेटा टाइम लग रहा था, ये सब अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, तो ये घटकर 8 सेकंड या 9 सेकंड तक आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो जो एल्गोरिदम है अनइक्वल कॉस्ट वाली, वो ऑटोमेटिकली इस बैंडविड्थ को सेलेक्ट करती है कि कितना पोर्शन आपके लोड का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अनइक्वल कॉस्ट से फायदा हो सकता है। तो केवल और केवल EIGRP इज द ओनली राउटिंग प्रोटोकॉल विच कैन यूज अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। बाकी किसी पे पास नहीं है, राउटिंग प्रोटोकॉल के पास तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे कहते हैं EIGRP में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत आसानी से आप इन चीजों को जान पाओ। तो ऐसा सुनने में आता है या स्टूडेंट बताते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो अनइक्वल एंड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पर EIGRP काम कर सकता है। अब यहाँ बात आती है कितने लिंक्स पर। तो बाय डिफॉल्ट फोर और मैक्सिमम 8 बिफोर iOS 12.4। iOS 12.4 लॉन्च होने से पहले EIGRP मैक्सिमम 4 इक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट और बाय डिफॉल्ट और मैक्सिमम 8 कमांड के थ्रू आप बढ़ा सकते हो, लिंक्स पर सपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपने 16 लिंक लगा रखे हैं, 30 लिंक लगा रखे हैं, तो EIGRP उनको यूज नहीं करेगा, केवल 4 को और 8 को ही कर सकता है iOS 12.4। जब iOS 12.4 लॉन्च हो गया तो बाय डिफॉल्ट 4 है, मैक्सिमम 16 हो गए लिंक। और जब iOS 15 आ गया आपके पास तो डिफॉल्ट 4 रहते हैं, मैक्सिमम 32। आप मैक्सिमम 32 इक्वल कॉस्ट पाथ को एज ए लोड शेयर यूज कर सकते हैं। यानी आपके राउटर के पास 32 नेबर है जो इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट किसी डेस्टिनेशन पर जाने का पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको 32 को यूज कर सकते हो, उससे ऊपर मेरी नॉलेज में नहीं। क्लियर है? इसकी जो मैट्रिक है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मैट्रिक जो पैरामीटर है इसमें दो मैट्रिक की वैल्यू आप देखोगे, यानी कि आपके जो कैलकुलेशन है या तो वो 32 बिट तक जा सकती है और 64 बिट। यानी कि आपके जो मैट्रिक की जो वैल्यूज आएंगी वो 64 बिट, यानी स्लोएस्ट लिंक से लेकर हाईएस्ट लिंक तक को भी ये कैलकुलेशन में लाकर आपको एक वैल्यू निकाल कर दे सकता है। 32 बिट इसे हम कहते हैं क्लासिक मैट्रिक, और इसे कहते हैं वाइड मैट्रिक। तो इसमें भी iOS का ऑप्शन है, iOS 15 से 64 बिट मैट्रिक यूज हुई थी। ठीक है, और उससे पहले जो थे सब 32 बिट मैट्रिक तक जा सकते थे, यानी कि आप 10 Gbps तक के लिंक तक जा सकते थे, और ये टेराबिट्स तक की भी जा सकती है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है, ये मैट्रिक का मतलब क्या है, जैसे आपने 1 Tbps का लिंक लगा रखा है राउटर के बीच में, 1 Tbps या 10 Tbps का लिंक लगा रखा है, और आपकी जो मैट्रिक है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल की मैट्रिक कैलकुलेशन जो निकाल सकता है इसकी, वो मैक्सिमम 24 बिट तक जा सकता है, यानी कि 10 GB तक मान लो आप अज्यूम कर लेते हैं।
तो आपने भले ही 1 TBP लिंक ले रखा हो, वो उसे अज्यूम क्या करेगा, 10 Gbps ही अज्यूम करेगा, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो उस कैलकुलेशन पर जा ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में फिर मैट्रिक को इंक्रीज किया गया कि जिससे और जैसे जैसे हायर स्पीड नेटवर्क्स आते गए, इंटरफेसेस आते गए, वैसे वैसे बढ़ते चले गए। जैसे अगर मैं आईजीआरपी की बात करता हूँ जो उसका प्रीडिसेसर है, तो आईजीआरपी 24 बिट तक ही मैट्रिक कैलकुलेट कर सकता था, क्योंकि वहां पर उस समय में आपके पास फास्ट इथरनेट थे, गीगाबिट भी नहीं थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि इससे ऊपर कुछ जाएगा ही नहीं, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड लिंक है, नेटवर्क इस पे चलता रहेगा। लेकिन यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग स्पीड सबसे ज्यादा आपको चाहिए, बैंडविड्थ आपको चाहिए, तो हाई स्पीड बैंडविड्थ लिंक भी इन्वेंट किए गए। और लगातार आप देखते जा रहे हो, स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं। उसी हिसाब से राउटिंग प्रोटोकॉल की कैलकुलेशन। अब EIGRP क्या है? अब मान लेते हैं कि एक राउटर पे iOS 12.4 चल रहा है और एक राउटर पे iOS 15 है। तो ये तो 64 बिट मैट्रिक को सपोर्ट कर रहा है और ये 32 बिट को कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे कंपेटेबल होंगे? तो ये AIGRP जो है ये बैकवर्ड कंपेटेबल है। AIGRP की जो मैट्रिक है ये बैकवर्ड कंपेटेबल। जैसे आपने IGRP लगा रखा है, इसकी 24 बिट है, और आपने यहाँ पर EIGRP लगा दिया 32 बिट मैट्रिक वाला। इसको अगर AIGRP को IGRP पर भेजना है, अगर ये 32 बिट भेजेगा तो IGRP नहीं समझ पाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी अपनी मैट्रिक को डाउनग्रेड कर देगा, इस लिंक के लिए 24 बिट कर लेता है। जैसे ये समझ जाता है इस मेरा पड़ोसी कौन है, ये IGRP है, वो नहीं सपोर्ट कर सकता, तो ये डाउनग्रेड कर लेता है। 32 बिट वाला जो iOS 12.4 के बाद आप iOS 15 पर आ गए, ये 64 बिट को सपोर्ट करता है। तो ये भी क्या करेगा, इसे पता लग जाएगा कि जो मुझे यहाँ से पैकेट रिसीव हो रहे हैं वो 32 बिट मैट्रिक पैरामीटर्स के साथ आ रहे हैं, वो बताते हैं अपने मैट्रिक। तो ये भी अपनी को डाउनग्रेड करके 32 बिट पर लेकर जा सकता है, यानी कंपेटेबल है। ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट होते ही आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। जैसे वर्जन 1 और वर्जन 2 को आपस में, एक राउटर में वर्जन 1 लगा दिया, वर्जन 2 लगा दिया, वो काम नहीं करते थे। बहुत फिर उसमें बहुत सारी कमांड्स और बहुत सारे लॉजिक में हम लोग बात किया करते थे। तो लेकिन AIGRP क्या फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ आता है, मेरे से कोई इंफीरियर भी आता है तो मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। क्लियर है? सर मेट्रिक वैल्यू में जो सर नंबर ऑफ बिट्स है उससे हाँ। कोई लिंक की स्पीड का कोई रिलेशन है क्या? मतलब यस। जैसे हमने बोला कि यस। 24 बिट्स टेन यस। जीबीपीएस के लिए। यस, बिल्कुल। जब मैट्रिक कैलकुलेशन आएगी तब समझाऊंगा। ठीक है सर। एक्चुअली क्या है, ये जो वैल्यू है एक फॉर्मूला होता है, हर एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला है। और वो अपने जो मैट्रिक फाइंडिंग पैरामीटर्स हैं, अब तो उनकी वैल्यू को पुट करके एक शॉर्ट वैल्यू निकालते हैं, जिससे वो अपना बेस्ट पास सिलेक्शन करते हैं एज इट इज। जैसे 1 लाख बिट हो गई 100 Mbps, है ना, वो 1 लाख नहीं दिखेगी आपको लिखी हुई। वो उसमें क्या फ्रैक्शंस लगाते हैं और अपने एक वैल्यू को पुट करने के बाद एक छोटा पैरामीटर्स निकालते हैं, क्योंकि ऐसे लगा लिखने लगे तो मैट्रिक की जो सारी जो ये फील्ड है ये सारी भर जाएंगी, तो उसको छोटा करते हैं डिवाइडेशन से, डिवाइड करके वैल्यू को कम करते हैं और रिप्रेजेंटेटिंग एक वैल्यू निकालते हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि आपके लिंक जो है इतनी बैंडविड्थ के, तो आप और हायर करके जा सकते हो। तो 24 बिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना जा सकता था, वो उतने इंटरफेसेस को उस फॉर्मूले में पुट करके इतनी वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू जितनी बिट तक जाएगी तो वहां से पता लगता है। ठीक है, थोड़ा सा डीप जब मैट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, चीजों को देखेंगे और ज्यादा आपको क्लियर हो पाएंगे। बहुत सारी टर्म्स, ये तो मैं इसके फीचर्स बता रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन है AIGRP का। ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो बाकी के साथ दिक्कत देता है। बहुत खास प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पास क्या है जो किसी के पास नहीं, मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट। वैसे आजकल ये यूज में नहीं आती, लेकिन जब ये बनाया गया था तभी इतना जबरदस्त बनाया था, इसको इसलिए लीड करता है वाई आर यूजिंग PDMs। PDM क्या है, ये है प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट का मतलब क्या है कि ये IP को भी लेकर जा सकता है, IPX के ट्रैफिक को भी लेकर जा सकता है, एप्पल टॉक को भी लेकर जा सकता है। ये सब क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटेड राउटेड प्रोटोकॉल का मतलब यूजर का डेटा, इनको राउट करने के लिए ये लेकर किस किस को लेकर जा सकता है।
ओएसपीएफ आईपी को लेकर चल सकता है, रिप आईपी को, जैसे रिप थे, एक्सएनएस रिप अलग था, आईपीएक्स का अलग था, डेकनेट फेज वो 5 अलग था। ठीक है। तो अगर ऐसे ही जब उस समय में मल्टी वेंडर डिप्लॉयमेंट था, और अगर इस राउटिंग प्रोटोकॉल के पास आईपीएक्स का ट्रैफिक आ जाए, तो ईआईजीआरपी, सिंगल ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल आईपीएक्स के ट्रैफिक को भी राउट कर सकता है, एप्पल टॉक को भी राउट कर सकता है, और आईपी को भी कर सकता है। ये मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट देता था। बाकी किसी राउटिंग के प्रोटोकॉल के पास, यानी कि सबको अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ रही है, इसको जरूरत ही नहीं थी, ये इतना समझदार था। और उसके लिए इनके पास एक फील्ड लगा था, इस पे के जो इसके पैकेट होते हैं उसमें पीडीएम होता है। तो पीडीएम में मार्क होता है कि ये आईपी का ट्रैफिक है, आईपीएक्स है, तो ईआईजीआरपी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली समझ जाती थी कि आईपीएक्स ट्रैफिक को मुझे हैंडल करना है, एप्पल टॉक को करना है। तो ये पुरानी बात है, लेकिन फीचर है बहुत जबरदस्त। तो जो आज तक भी लाइव है उसके अंदर, अगर आईपीएक्स का आ गया तो आईपीएक्स को ट्रैफिक को भी राउट कर सकते हैं। आपको अलग से कोई आईजीआरपी बनाने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? आज क्या है कि आप केवल 100% आईपी ट्रैफिक ही आप देख पाते हो, तो वो आईपी को ही यूज कर रहा है, लेकिन फीचर आज भी जिंदा है इसके पास। समझ गए मेरी बात? यस। एक और बहुत गजब का फीचर है, ये है सीमलेस कनेक्टिविटी। ये मुझे याद आता है, अक्रॉस ऑल डेटा लिंक प्रोटोकॉल, या वैन लिंक कह लीजिए। अब पुराने समय में हमारे पास बहुत तरीके के वैन कनेक्शन हुआ था, उनमें एक बहुत ज्यादा पॉपुलर था फ्रेम रिले। ये सीरियल के ऊपर जुड़ा हुआ स्विचिंग था, जिसमें वैन स्विचिंग कर सकते थे वाया यूजिंग सीरियल इंटरफेस फ्रेम रिले के थ्रू। ये वैन कनेक्टिविटी। सीमलेस कनेक्टिविटी का क्या मतलब हो गया? जैसे फ्रेम रिले है, सीरियल्स हैं, फाइबर है, या ईथरनेट मान लो, या एटीएम है, ये टेक्नोलॉजीज हैं वैन की जो पहले चलती थी, या आईएसडीएन ये मान लो। तो ये जो बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल थे जिन्हें, जैसे ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ को अगर आप फ्रेम रिले डिजाइन में लगा रहे हो, फ्रेम रिले डिजाइन का मतलब क्या हो गया? आप इस तरीके से राउटर लेकर बैठे हो, और ये वैन स्विच लगा हुआ है, और ये वैन स्विच फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी, वैन की स्विचिंग है, चारों एक कॉमन सबनेट में आप बैठो। आप गए ओएसपीएफ लगाओ, ओएसपीएफ लगाओगे तो ओएसपीएफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि ओएसपीएफ कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रेम रिले एनबीएमए डिजाइन। तो ओएसपीएफ पर आपको और अदर से कमांड लगानी पड़ रही है। राउटर पर जाओगे, ओएसपीएफ के लिए फ्रेम रिले सपोर्ट तैयार करोगे, ये सारी चीज करोगे, तो एक सीम आ गई। मतलब आप यहां से डेटा यहां भेज रहे थे, तो देयर इज अ सीम, एक लाइन है। उस लाइन को जब तक पार नहीं कर लोगे, उसकी सपोर्ट नहीं बना लोगे, तब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। आपने यहाँ सोचा सिंपल आईपी यहाँ डालकर बैठ गए, यहाँ आईपी डालकर बैठ गए, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, और स्विच लगा हुआ है, तो मल्टी एक्सेस डिजाइन बन गया, और हम आपस में पिंग पोंग कर सकते हैं, और डेटा हमारा शेयर हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है आजकल। लेकिन फ्रेम रिले जो स्विच था, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन था, वो मैक एड्रेस पे चलता ही नहीं था। उसके पास अपने डीएलसीआई नंबर है, जैसे एटीएम हो गया, उस पर भी नहीं था, वो वीपीआई वीसीआई पर चलता था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो सीम थी, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को उनके साथ इश्यू था, वो नहीं जुड़ सकते थे। लेकिन ये आईजीआरपी एक इतना स्मार्ट प्रोटोकॉल है, उसे सारी टेक्नोलॉजी पता है। आपको ये आईजीआरपी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल आज नॉर्मल स्विच पे लगाते हो, उस समय में भी आप किसी भी वैन लिंक पर इसको लगा सकते थे। देयर इज नो नीड टू issue any extra configuration command for the support of that particular technology। तो ये बहुत जबरदस्त फीचर था, यानी कि इसको सिस्को ने इस तरीके से डिजाइन किया था, इसने सारी जितनी कमियां थी नेटवर्क्स की, सबको दूर करते हुए परफेक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया। सारे कोड इसके अंदर पहले डाल दिए, सारे फीचर्स इसके साथ इनेबल कर दिए, जो बाकी किसी फीचर्स के साथ नहीं। आई एम नॉट द डिजाइनर, बट मुझे ये पता है इन चीजों को जब हम अपने टेक्नोलॉजी में यूज किया करते थे तो कितना फायदा हुआ करता था इसको। कंपैरेटिवली भी चीजें बनानी थी भाई, ओएसपीएफ का बोलबाला है, तो ईआईजीआरपी भी रहना चाहिए, नेटवर्क खरीदें। और प्रोप्राइटरी कर रखा था, तो इसके फीचर से सिस्को को परचेज आते थे, सिस्को के डिवाइसेस, क्योंकि सिस्को राउटर पे चलेगा, तो इन फीचर से स्पीड बढ़ती थी नेटवर्क की, वैन की। तो लोग सिस्को के राउटर परचेज करते थे, इसलिए सिस्को प्रोप्राइटरी मैकेनिज्म जिंदा थे।
धीरे 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 बाकी और भी डेवलपर्स आ गए, बहुत सारी चीजें ऐसे आ गई, तो फिर सिस्को ने ओपन करना शुरू कर दिया। तो पहले बहुत सारे फीचर्स आप सिस्को प्रोप्राइटरी देखते हो, जैसे आईएसएल स्विचिंग में आप लोग देखते हो। तो ऐसा ऐसा करके ये फीचर था। आजकल फ्रेम रिले नहीं है, नॉर्मल वैन स्विचिंग पे ही आप चलाते हो, तो इस फीचर्स के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं। लेकिन मेरा काम क्या है कि जितना मुझे आता है उतना मैं आपको जरूर बता दूं। क्लियर है? वैन की बात हो रही है तो एक फीचर और मुझे याद आता है, ये यूज करता है 50% बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ वैन। अब वैन क्या है, पहले से ही बहुत कॉस्टली आपके पास लिंक है, और आप वैन कनेक्टिविटी लेकर बैठो, ठीक है, और आपका ओएसपीएफ चल गया। वैन आपने किस लिए ले रखा है भाई? यूजर का डेटा जाएगा, उसके लिए आप बैंडविड्थ परचेज कर रहे हो। अब आपने क्या करा है, दोनों साइट्स के बीच में अपना राउटिंग प्रोटोकॉल लगा रखा है। राउटिंग प्रोटोकॉल भी अपने अपडेट बना रहा है। इधर से यूजर डेटा को आना था, उसे जाना था, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल को अपना अपडेट भेजना था, तो वो आपकी 100% बैंडविड्थ यूटिलाइज करता है कि पहले मेरा जाएगा फिर आप जाओगे, यानी प्रायोरिटी इसके पास। ओएसपीएफ हो गया, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया, तो वो अपने अपडेट को 100% यूटिलाइज करता है। ईआईजीआरपी इस बात को जानता है कि हमारे छोटे से अपडेट है और हम तो अपने राउटिंग रिफ्रेश करने के लिए कर रहे हैं, यूजर डेटा को क्यों होल्ड किया जाए या वेट किया जाए। तो ये अवेलेबल बैंडविड्थ का 50% यूज करते हैं बाई डिफॉल्ट। आप चाहो तो चेंज करा सकते हो, 100% करा सकते हो, 80% करा सकते हो, 70 करा सकते हो, लेकिन ये इतना स्मार्ट फीचर बनाया गया, दैट्स व्हाई आईटीएफ गिवन द आईडी वैल्यू ऑफ 90। सभी राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे अच्छा इसे बताया गया है, क्योंकि उसके पास ये जो फीचर्स है बाकी पे नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितना शानदार प्रोटोकॉल है। लेकिन काम करने के लिए नहीं देखोगे, लेकिन बहुत सारे आईएसपी भी मैंने देखा, सऊदी में ये देखा, इतिहास में भी मैंने देखा है, कई जगह एआईजीआरपी को सर्विस प्रोवाइडर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पोर्शन वाइज। एंटरप्राइज भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, और ओपन होने का भी बहुत फायदा मिलेगा। क्लियर है बात मेरी? यस। बाय डिफॉल्ट ये 50% बैंडविड्थ का यूज कर रहा है 50%। वैन की। आप बैंडविड्थ परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आपके हाथ में ट्यून कर सकते हो आप लिंक की बैंडविड्थ परसेंटेज, एआईजीआरपी जो यूज करेगा। बाकी की नहीं, एआईजीआरपी के पैकेट आपके अवेलेबल बैंडविड्थ का इतना परसेंट ही यूज करेंगे फॉर फ्लोइंग देयर ओन ट्रैफिक, एआईजीआरपी जनरेटेड ट्रैफिक। ये फीचर्स नहीं है औरों के पास। तो क्लियर? 50% बैंडविड्थ यूसेज का मतलब क्या हुआ? बैंडविड्थ कि वो यूसेज का राउटिंग। मतलब क्या हो गया, जैसे 100 एमबीपीएस आपका बैंडविड्थ का लिंक है, तो एआईजीआरपी अपने जी पैकेट जो भेजेगा तो उसके केवल 50% पार्ट को ही यूटिलाइज करेगा, 50% को वकेंट रखेगा, जिसपे साइमल्टेनियसली एक और पैकेट जा सकता है आपके साथ, किसी जी यूजर का। जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं करते हो आप, जी तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात होती है, हम यूजर का डेटा, वॉइस डेटा को, वीडियो को ज्यादा देते हैं प्रायोरिटी, वॉइस को थोड़ी कम देते हैं, और यूजर को कम और कम देते हैं, स्कैवेंजर को और कम देते हैं। तो ऐसी क्लासेस बनाते हैं जिसमें एक टाइम में मल्टीपल डेटा स्ट्रीम जो जाए, उसमें प्रायोरिटी किसको मिले, तो ये अपनी प्रायोरिटी डिक्रीज कर लेता है ऑटोमेटिकली, 50 रखता है, जबकि बाकी अपने आप को सुपरफाइन रखते हैं। अगर मेरी है तो मैं जाऊंगा, यूजर डेटा बाद में जाएगा, नहीं, ये कहता है नहीं, मैं आधा लिंक आधा रास्ता मैं शेयर कर रहा हूँ, आधा आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जो मैक्सिमम अपडेट्स होगा वो उसी सिनेरियो में होगा ना जब वो कन्वर्जेंस कर रहा होगा, तो हम्म। उस टाइम पर उसको बैंडविड्थ चाहिए। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको जब वो कन्वर्जेंस नहीं कर रहा है तब तो अपडेट्स नहीं होंगे ज्यादा। नहीं, अपडेट तो जब आप बनाओगे, जब भी बनना होगा उसको, उस समय की बात हो रही है, चाहे अच्छा अच्छा। कन्वर्जेंस कर रहा हो या ना कर रहा हो, जब भी पैकेट ट्रेवल होगा एआईजीआरपी का, वैन जी पर वो 50% ही यूज करेगा। चाहे इनिशियल आप नेबरशिप बना रहे हो या नेबर बनकर बैठा है, जब भी एआईजीआरपी चलेगा कभी भी, उस टाइम की बात। इसका कोई मतलब नहीं है कन्वर्जेंस से, कन्वर्जेंस उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेन होगी। और इसकी कन्वर्जेंस फास्ट करने के पीछे बैंडविड्थ ही नहीं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से फास्ट मूव करता जी। है। और उस क्लियर है? यस सर। अब बात आती है डेटाबेसेस की। अब चलते हैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की तरफ, ये तो फीचर्स हैं,
और जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे पढ़ाते हुए समय, बहुत सारे फीचर्स है। कंडीशनल रिसीव है इसके पास, जो बाकी के पास नहीं है। रिलायबल मल्टीकास्ट है इसके पास, वो भी बाकी के पास नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एआईजीआर के फीचर्स हैं, वो ऑन द टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं तो 3 डेटाबेसेस बनाता है, या आप कह सकते हो 3 टेबल्स बनाता है। यानी कि इसकी जो पूरी टर्मिनोलॉजी है, एआईजेआरपी को स्टार्ट करने से लेकर राउटिंग टेबल बनाने तक में, वो जो सारी इंफॉर्मेशन है जो ऐसे गैदर करती है, या जो अपनी ड्यूअल जो प्रोसेस करती है, उस पूरे पोर्शन को 3 स्पेशल टेबल्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नेबर, दूसरी है टोपोलॉजी, तीसरी है राउटिंग। नेबर टेबल जिसमें होते हैं लिस्ट ऑफ नेबर्स, यानी आपके डायरेक्टली अटैच राउटर्स, जो ये आईजीआरपी नेबल हो, जो दोनों, जब दो राउटर आपस में कंपैटिबल हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने मैसेज एक्सचेंज करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि मेरा जो पड़ोसी राउटर है वो EIGRP कैपेबल है, क्या हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो ये एग्री कर जाते हैं, यस वी कैन शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन, तो नेबर बन जाते हैं। तो उनकी जो लिस्ट है, उनके नाम, उनके टाइमर्स वगैरह नेबर टेबल में दिखाई देगी। टोपोलॉजी टेबल में ऑल लोकेशंस यहां पर आपको नजर आते हैं। जितने भी टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जितने भी राउटर लगे हैं, 10 20 50 100 जितने भी लगे हैं, उनके जितने भी रिमोट लोकेशंस हैं, वो यहां पर नजर आते हैं टोटल। राउटिंग टेबल में इन सब लोकेशंस पे जाने के लिए जो सबसे बेस्ट पाथ होते हैं वो नजर आते हैं। मतलब यहाँ पर ऑल पाथ्स नजर आते हैं टू रीच एनी डेस्टिनेशन, जितने भी पाथ्स हैं, और राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ। क्लियर है? तीन यस सर। डेटाबेस बनाता है, और इन 3 डेटाबेस को बनाने के लिए वो चलाता है पैकेट्स या अपडेट्स। तो अब हम अपडेट को यूज नहीं करेंगे, टर्म को, अब हम यूज करेंगे पैकेट। तो पैकेट टाइप है, 7 टाइप्स ऑफ पैकेट है आईजीआरपी के पास। वैसे तो वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो यूज में जो आते हैं आपके पास, जो मेजर जो पैकेट है, जो इन सारी टेबल्स को बनाने के लिए जो यूटिलाइजेशन करता है आईजीआरपी, उसमें सबसे पहला पैकेट है हेलो, फिर आता है अपडेट, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, क्वेरी, रिप्लाई, ऐसा ही है क्वेरी, ऐसा ही है, और एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऐसे के 7 पैकेट है। एक पैकेट और है जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट। ये कभी यूटिलाइजेशन में नहीं आया, ये आईजीआरपी ने बनाया था फ्यूचर के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में, कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो रिक्वेस्ट नाम का एक पैकेट और बना दिया। लेकिन ये अनयूज्ड है, चलता नहीं है। लेकिन जब आप डिबग वगैरह लगा कर देखोगे तो ये नजर आता है कि रिक्वेस्ट नाम की चीज, ये पुरानी किताबों में लिखा। लेकिन जो एक्टिव आपके पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, सॉरी, जो पैकेट्स हैं, वो ये, ठीक है। हेलो, जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में काम आता है, हेलो आता है नेबरशिप बनाने में, अपडेट आता है टोपोलॉजी टेबल बनाने में, क्वेरी और रिप्लाई आता है अगर कोई चीज की आप डिस्कवरी करना चाहते हो तो। ऐसा ही है क्वेरी, ये स्पेशल मैसेजेस हैं, हमेशा नहीं चलते हैं। क्वेरी रिप्लाई भी हमेशा नहीं चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट हर अपडेट का एक्नॉलेजमेंट है, आरटीपी वाला, जैसे टीसीपी का एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। रिक्वेस्ट नॉट इन यूज, इन सब पैकेट से आप चलते, इन सब पैकेट्स का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो EIGRP का रिजर्व मल्टीकास्ट एड्रेस है, 224.0.0.10। तो ये क्लास डी में से एक मल्टीकास्ट एड्रेस रिजर्व किया हुआ है। और अगर आप IPv6 की बात करते हो, IPv6 चला रहे हो, तो FF02:A, ये क्या है, इनके मल्टीकास्ट एड्रेस। मतलब EIGRP अगर पैकेट बनाएगा
तो उसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा? अगर IPv4 चला रहे हो तो 224.0010 है, रिजर्व है ये नंबर, ये किसी और एप्लीकेशन को नहीं मिल सकता। तो आयना ने EIGRP के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो हर बहुत सारी सर्विस हैं जो मल्टीकास्ट चलाते हैं, तो उनके लिए ये रिजर्व किए गए। क्लियर है? IPv6 चलाते हो तो FF2, और अगर आप यूनिकास्ट करना चाहते हो तो आप यूनिकास्ट भी कर सकते हो, यानी आप कोई भी आईपी पर आप बात कर सकते हो। क्लियर है? पैकेट का जो साइज है, किसी भी मैसेज का जो साइज है वो 1500 बाइट का होता है, MTU कह लीजिए। और EIGRP के लिए जो डेटा पोर्शन है उसके लिए 1480 बाइट रिजर्व है। जो 20 बाइट बचते हैं वो इसका हेडर है। तो डेटा कंटेनर्स 1480 बाइट के और 20 बाइट का इसका EIGRP का हेडर रहता है हर पैकेट का, और इस हेडर के अंदर होते हैं TLV, टाइप लेंथ वैल्यू, ये भी बताता। अब जो हेडर है, सबसे बड़ी खासियत क्या है EIGRP के पैकेट्स में? अगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखोगे तो सबके जो पैकेट फॉर्मेट है वो सबके अलग अलग है। कोई कोई 20 बिट का है, कोई 1 बिट का है, कोई 16 बिट का है, इस तरीके से हर पैकेट के साइजेस अलग अलग हैं। लेकिन EIGRP में ऐसा नहीं है। EIGRP में इसकी फास्ट कन्वर्जेंस का जो रीजन है वो भी बता, वो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसमें जो पैकेट एनकैप्सुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में नहीं है। पैकेट टाइप्स तो आपने देख लिए, 7 तरीके के मैंने आपको पैकेट दिखा दिए, लेकिन इनका जो हेडर बनेगा, जो पैकेट्स बनेंगे, वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बस उनके अंदर के ऑप्शंस में फर्क आ जाता है। जैसे अगर मैं हेडर की बात करता हूं तो सबसे पहले जो फील्ड है वो है वर्जन, 4 बिट का। आई थिंक वर्जन का मतलब कि कौन सा EIGRP आप चला रहे हो, तो यहाँ वर्जन कोड जो रहता है .2 रहता है, मतलब IPv6 चला रहे हो, V4 चला रहे हो, तो उसके बारे में यहाँ कोड में इंफॉर्मेशन होती है 4 बिट का। उसके बाद एक 4 बिट की एक और फील्ड है, इसे कहते हैं ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड। अब इसमें क्या होगा, एक कोड लिखा होगा, उस कोड से वो से EIGRP प्रोसेस आपके राउटर को पता लग जाता है कि ये अपडेट मैसेज है, क्वेरी मैसेज है या रिप्लाई है। जैसे ऑपरेशनल कोड 1 है तो 1 रिप्रेजेंट करता है अपडेट मैसेज को, तो आपका iOS समझ जाएगा कि अच्छा ये IGRP का अपडेट है, तो अपडेट से रिलेटिव जो मुझे ड्यूअल को काम कराना है वो करना है। अगर 3 लिखा हुआ है तो यानी क्वेरी है, तो जो क्वेरी जिसके लिए बनाई गई है, यानी क्वेरी का जो बेसिक बिहेव है, तो मुझे उसको अप्लाई करना है। उसे समझ में आ जाता है ऑपरेशनल कोड से देखते ही, यानी कि ये जो मैसेज है इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी ये क्वेरी से रिलेटेड होगी। ठीक है, 4 है तो रिप्लाई है, 5 है तो हेलो एंड ACK, दोनों का एक ही ऑपरेशनल कोड है, एक्नॉलेजमेंट का भी और हेलो का भी। ठीक है, अगर 10 है तो ये ऐसा ही है, क्वेरी है, और 11 है तो ये ऐसा ही है, रिप्लाई। तो 1 3 4 5 10 ये सब क्या है, इस मैसेज कोड्स हैं, यानी कि आप जब पैकेट को देखोगे, अपडेट खोलेगा वो, तो अपडेट में सब ऑपरेशन कोड पे जाएगा, तो उसमें देखेगा अच्छा 3 है तो 3 का मतलब क्वेरी देना है, 10 है तो यानी कि ऐसा ये क्वेरी आई हुई है, 5 है तो हेलो होगा या ACK हो सकता है। इन दोनों का पैटर्न भी बताता हूँ कैसे डिफरेंस हो पाता है। 4 है तो रिप्लाई पे काम करना है, ये सब पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद आता है फिर हाँ, चेकसम आती है। एक चेकसम वैल्यू है, बेसिकली चेकसम सैनिटी चेक के लिए है। सैनिटी चेक का मतलब कि आपका जो पैकेट है वो वैलिड है या नहीं है। जैसे आप FCS बोलते हो, फिर चेक सीक्वेंस हो गई, या CRC वाले जो चेकसम्स थी, वैसा ही IGRP पैकेट के अंदर भी अपना चेकसम वैल्यू होती है, जो ओरिजिनेटर भरता है उसको, और रिसीवर उसको वेरीफाई करता है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था मॉडल्स के अंदर। तो सैनिटी चेक का मतलब कि पैकेट वेरीफाइड है या नहीं है, पैकेट खराब तो नहीं हुआ, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन खराब नहीं हो गया है, मेरे पास डेटाबेस में रखे रखे करप्ट तो नहीं हो गया, तो ये वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करती है। सभी पैकेट्स के अंदर ये मिलेगी। उसके बाद एक 32 बिट के फ्लैग्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लैग्स क्या है, ये बताते हैं कि हम क्या है, मतलब कोई स्पेशल कंडीशंस अगर आप देना चाहते हो। जैसे एक फ्लैग है 0x1, तो ये क्या बताता है कि ये इनिशियल है, कि मैं जो पैकेट भेज रहा हूं ये इनिशियल पैकेट है, यानी कि EIGRP सबसे पहला पैकेट प्रोसेस कर रही है। वी आर क्रिएटिंग द नेबर रिलेशनशिप, तो ये फ्लैग ऑन करके भेजा जाएगा।
तो जिससे EIGRP को पता लग जाएगा कि अच्छा हम बेसिक नेबरशिप पर काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड डिसीजंस मुझे लेने पड़े। तो पैकेट्स में फ्लैग्स, स्पेशल कोई भी क्लॉज है, फ्लैग्स जो होते हैं हर अपडेट में, चाहे किसी भी सर्विस के आप फ्लैग्स को देखो, तो उसके स्पेशल कैटेगरी को डिफाइन करती है फ्लैग्स वैल्यू। और मुझे याद आता है 0x2 है, इसे कंडीशनल रिसीव बोलते हैं, CR फ्लैग आता है। 0x4 है, ये रीस्टार्ट के लिए आता है कि आप EIGRP रीस्टार्ट करा रहे हो। 0x8 है जो काम के फ्लैग हैं, एंड ऑफ द टेबल। और भी कोई स्पेशल, फ्यूचर में भी कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ EIGRP अगर जुड़ेगा तो फ्लैग्स आते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी सर्विसेज। एक ग्रेसफुल रीस्टार्ट है, ये टेबल खत्म हो गई है, ये उसके बारे में बताता है। ये मैं बेसिक नेबर रिलेशनशिप चला रहा हूँ, फर्स्ट है। तो ये सब पैकेट कोड होते हैं, तो फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो चेकसम हो गया, फ्लैग हो गया। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस नंबर, ये भी 32 बिट का है। EIGRP 32 बिट का लीनियर सीक्वेंस नंबर फॉलो करती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 32 बिट तक जा सकते हो। सीक्वेंस नंबर क्या बताता है? सीक्वेंस नंबर ये बताता है हाउ न्यू योर इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी न्यू इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है कितनी न्यू। जैसे मैं EIGRP को, जैसे मेरे राउटर थे, सीक्वेंस नंबर इसमें भी यूज होता है, इसने OSPF से लिया है ये फीचर, लिंक स्टेट से। तो वहां शुरुआत हुई थी सीक्वेंस नंबर की। आपने कोई अपडेट बनाया तो आपने क्या किया, उसका एक सीक्वेंस नंबर डाल दिया 1। ये राउटर उसको रिसीव करेगा, उसने देखा अच्छा एक अपडेट मेरा नेबर राउटर 1 से आया अपडेट, उसे मैंने लिख लिया है और उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा बिकॉज RTP है। तो एक्नॉलेजमेंट क्या लिखेगा, इसी सीक्वेंस नंबर को भेज देता है, इसके पास आ गया, चल रहा है, ठीक है। अब कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई आपके पास, एक और लिंक आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इसे अब क्या करना है, इसको अपडेट भेजना है। तो ये क्या करेगा, उस सीक्वेंस नंबर को इंक्रीज कर देगा 2 और उसे पड़ोसी पर भेज देगा। ये क्या करेगा, ये उसे देखेगा अच्छा इस राउटर से मुझे पहले सीक्वेंस नंबर मिला था 1 और अब मिल रहा है 2, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं 2 की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता हूं। तो 2 को लिस्ट कर देगा और 2 का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। ऐसे ही जब भी आप इंफॉर्मेशन चेंज करते हो तो ये बाय 1 नंबर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहते हैं, जिससे पता लगता रहता है इन्फॉर्मेशन न्यू। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हब वब भी आपने लगा रखा था और करंट सीक्वेंस नंबर 3 आपको मिल गया और वो पुराना पैकेट घूम कर इस राउटर पे फिर से हिट हो गया, एनी हाउ कैसे भी, और उसका सीक्वेंस नंबर 1 है लेकिन मिला हुआ R11 से ही है। जैसे ये राउटर उसको चेक करता है क्योंकि मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0010 पर रिसीव हुआ, मेरे नेबर से सोर्स हुआ हुआ है, ये उसका सीक्वेंस नंबर चेक करता है, उसने देखा 1 है, और करंट डेटाबेस में उसका नंबर चेक करता है कि करंट एग्जिस्टिंग सीक्वेंस नंबर फ्रॉम दिस नेबर क्या चल रहा है, उसने देखा 3, तो अच्छा तो ये तो लोअर सीक्वेंस नंबर है, तो लोअर सीक्वेंस नंबर को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर देगा। उसकी ना स्टडी होगी उसके अंदर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम द अपडेटेड, मेरे पास अपडेटेड सीक्वेंस नंबर है 3, इससे नीचे वाले किसी भी सीक्वेंस नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो वाई आर यूजिंग द सीक्वेंस नंबर, राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन देयर अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करने के लिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और EIGRP दोनों सीक्वेंसिंग का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस नंबर है और वहां पर रोल ओवर एक सीक्वेंसिंग आती है, वो उसको यूज करता है, लेकिन दोनों में सेम फंडा है सीक्वेंस। क्लियर है? सीक्वेंस नंबर सर सीक्वेंस नंबर रीसेट होता है किसी हाँ, अगर सिनेरियो में? मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए तो रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होने के लिए फिर क्या? नेबर ही रीसेट हो जाता है, नेबरशिप रिफ्रेश होगी। लेकिन 32 बिट को अगर आप सीक्वेंस पर सेकंड भी आप सीक्वेंस नंबर लगाओगे तो 22 से जी। 24 साल लगेंगे इसे रिफ्रेश होने। ओ ठीक है इतने सर। बड़े हैं 32 बिट। ओके सर। लेकिन अगर कोई सडनली कोई कह लीजिए फैटल एरर आ जाए, जी किसी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए और वो 32 बिट तक पहुंच गया किसी गलती से, या कुछ भी ऐसा नेटवर्क में कोई गड़बड़ हो गई, या राउटर ने इंटरनली कोई फैटल एरर कर लिया, सीक्वेंस नंबर बढ़ा दिया, कुछ भी हो सकता है अभी टेक्नोलॉजी में, तो अगर पहुंच जाए तो नेबर रीसेट हो जाते हैं और फिर दोबारा से रिफ्रेश। राउटर रिस्टार्ट होंगे तब भी रीसेट होते होंगे सर ये? तब भी रीस्टार्ट होगा, जब भी रिस्टार्ट करोगे शुरुआत से शुरू होगा, जब भी रिलोड करोगे EIGRP को भी आप रिफ्रेश करोगे तो भी। जी। OSPF में रीसेट नहीं होता है, OSPF की जो सर्कुलर सीक्वेंसिंग है
वो एक बहुत अलग तरीके से, वो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट पे चलती है, उसमें नेबर को रीस्टार्ट होने की जरूरत नहीं होती, एआईजीआरपी में हो जाएगा। लीनियर है क्योंकि खत्म होना ही होना है इसको 32 बिट। जी वो क्या करता है, रोल ओवर फीचर बोलते हैं उसमें, वो दोबारा से चला लेता है उसी को, राउटर समझ जाता है। तो उसका एक अलग बड़ा फंडा है, उसमें भी कई सारी लीनियर सीक्वेंसिंग और लॉलीपॉप सीक्वेंसिंग है। उन दोनों को, सॉरी सर्कुलर सीक्वेंसिंग, उन दोनों को मिलाकर एक सीक्वेंसिंग नंबर बनाएगा, उसे हम लॉलीपॉप सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। तो टॉप पे तो सर्कुलर होता है और बॉटम लाइन में लीनियर होता है, उसके कॉन्सेप्ट से मिलाकर लिंक स्टेट की सीक्वेंसिंग बनाई है। बहुत ही डीप और टिपिकल चीज है, लेकिन है। जी। क्लियर है? यस सर। सीक्वेंस नंबर। फिर यस सर। सीक्वेंस नंबर के बाद आता है आपका 32 बिट का ही एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? आपका जो सीक्वेंस नंबर होता है वही एक्नॉलेजमेंट में भर दिया जाता है ना। मतलब जो लास्ट पैकेट होगा, जैसे आपने 1 भेजा, तो एक्नॉलेजमेंट में अगर आप कोई पैकेज भेज रहे हो तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या सीक्वेंस लिखा हुआ, लास्ट पैकेट का सीक्वेंस नंबर, वही तो भेज रहे हो आप। जी और अगर किसी में एक्नॉलेजमेंट में कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है तो वो हेलो है। हेलो जो पैकेट जाते हैं आपके पास, ऑफ कोड अगर आपके पास हेलो है 5 है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेशनल कोड ये हेलो के भी हैं और एसी के भी है, दोनों का ऑपरेशनल कोड 5 है। राउटर ने एक पैकेट बनाया, एक्नॉलेजमेंट बनाया, तो एक्नॉलेजमेंट में सीक्वेंस नंबर वाले में और एक्नॉलेजमेंट वाले में दोनों में सीक्वेंस नंबर नजर आएंगे। इसमें हेलो वाले में यहाँ सीक्वेंस नंबर तो नजर आ जाएगा लेकिन एक्नॉलेजमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि हेलो का कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। हेलो नॉन रिलायबल पैकेट है। जो ड्यूअल ने, आरटीपी ने, हेलो में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको हेलो भेजता हूं तो आप मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करोगे। मैं आपको अपडेट पैकेट भेजता हूं तो आप मुझे एक्नॉलेजमेंट करोगे। अब मैं को क्वेरी भेजता हूं तो आप मुझे, तो हेलो को छोड़कर बाकी सारे जो मैसेज हैं एआईजीआरपी के मैसेज टाइप्स हैं वो सारे रिलायबल हैं। हेलो को रिलायबल नहीं रखा गया। क्लियर? यस सर। क्यों नहीं रखा गया वो भी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें राउटर आईडी आती है। राउटर आईडी का फील्ड है, और फिर आता है इसमें एएस नंबर। ये वो एएस नंबर है जो हिमांशु पूछ रहे थे, जैसा मैंने बोला था प्रोसेस आईडी, प्रोसेस। ये क्या है? 16 बिट का, यानी 65,536 तक का आप एएस नंबर यूज कर सकते हो। ये एएस नंबर ओएस ईआईजीआरपी की प्रोसेस को डिफाइन करता है। क्या करता है? ईआईजीआरपी की प्रोसेस को डिफाइन। डिफाइन का मतलब, जैसे एएस हम लोग बात कर रहे थे कल जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो एएस क्या करता है? आपके एक राउटिंग पॉलिसी का रिप्रेजेंटेटिव है, यही तो बताया था मैंने आपको, पब्लिक एएस। ठीक है, आपके एक एएस नंबर में एन नंबर ऑफ राउटर्स हो सकता है, और उसका एक एएस नंबर आप आईएनएस से परचेज करते हो, जो आईएसपी पे यानी इंटरनेट पे आपके एंटरप्राइजेस को यानी आपके नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर आप कितने भी राउटर्स, कितने भी नेटवर्क, कितने भी पॉलिसी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, वो एक होलिस्टिक डिजाइन है सबके लिए। पब्लिक एएस नंबर जो आईएनएस से आप परचेज करते हो, बीजीपी वाला एएस नंबर जो बात, यहां पर भी ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है कि आप एक एएस नंबर के अंदर मैक्सिमम 255 राउटर्स लगा सकते। कंपल्शन क्या है? जब आप इन पर ईआईजीआरपी इनेबल करोगे तो आपको एक प्रोसेस नंबर चुनना पड़ेगा, जैसे हम इन्होंने यहाँ एएसएन बोला है, लेकिन इस एएसएन को परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप 1 से लेकर 65,535 तक कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? आप जो प्रोसेस बना रहे हो सब पर एक ही, जैसे आपने एएस नंबर 1 पर से चूज कर लिया कि मैं ईआईजीआरपी प्रोसेस नंबर 1 रखूंगा, तो सभी राउटर्स पे 111 लगाओगे और ये वन प्रोसेस 255 राउटर तक चल सकती है। जैसे ये राउटर आपने लगाया, यहाँ पर ईआईजीआरपी आपने 1 लगाया, तो कंपलसरी है कि यहाँ भी ईआईजीआरपी 1 होना चाहिए, नहीं तो ये नेबर ही नहीं बनेंगे। दो राउटर ईआईजीआरपी में तभी काम कर सकते हैं जब दोनों के एएस नंबर सेम हो। और ऐसे ऐसे इसके आगे भी अगर आप गए और फिर ईआईजीआरपी 2 लगा रहे हो, ये आपस में नेबर नहीं बनेंगे। तो जितने ऐसे ऐसे करके ईआईजीआरपी 1 करते करते आप 255 राउटर्स लगा सकते हो। तो ये वो प्रोसेस आईडी है। यूजुअली ये प्रोसेस आईडी है, लेकिन इन्होंने जो रेफरेंस नेम लिया है वो एएसएन से उठा लिया, एएस नंबर से, तो एएसएन बोलते हैं। ये एएस नंबर नहीं है, पब्लिक एएस नंबर, लेकिन लुक अलाइक है। लेकिन इसमें क्या है? नंबर ऑफ राउटर्स लिमिटेड है जो एक सिंगल राउटिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं।
आपके एंटरप्राइज में। क्लियर? तो ओएसपीएफ क्या में भी डिफरेंस ऐसा होता है, है उसे प्रोसेस आईडी बोलते हैं। हाँ? एएस नंबर और एएसएन नंबर में क्या डिफरेंस है? नहीं, एक तो पब्लिक एएस नंबर हो गया, एक एआईजीआरपी एएस नंबर हो गया। एआईजीआरपी एएस नंबर पब्लिक एएस नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे प्रोसेस नंबर है कि एक प्रोसेस में 255 राउटर होते हैं, वो 255 राउटर पे सेम प्रोसेस आईडी होनी चाहिए, एक ही तो आईडी। ये एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर लेता है सर एएसएन नंबर। एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करो, कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन सब पर एक ही ओके रहेगा। ओके। सब पर एक ही रहेगा, अगर जिसमें भी अलग कर दोगे वो उस राउटर से अलग हो जाएगा, नेबर नहीं बन पाएगा। बट इसकी नंबरिंग सेम होती है जैसे एएस नंबर की नंबरिंग है उसी हाँ, तरह की सेम नंबरिंग है? सेम, वन ओके, टू थ्री ओनली थिंग फोर इज फाइव ये सिक्स ये इंटरनल है और एक्सटर्नल विजिबल नहीं है। नहीं, ओके। ये प्रोसेस डोमेन है। जी बीजीपीएस राउटिंग डोमेन है, और एक राउटिंग डोमेन में मल्टीपल प्रोसेस डोमेन हो सकते हैं। आईजीआरपी भी लगा सकते हो, रिप भी चला रहे हो, ओएचपी भी चला रहे हो, भाई कई जी नेटवर्क हो सकते हैं। जी। ठीक है, तो उसे हम राउटिंग डोमेन बोलते हैं। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इन्हें हम प्रोसेस, अगर मैं सीसीआई की टर्म बोलता हूँ तो मैं इन्हें प्रोसेस डोमेन बोलता हूँ, यानी कि आईजीआरपी प्रोसेस डोमेन है, ओएसपी पे एक प्रोसेस डोमेन है, और इन दोनों के ऊपर ओके राउटिंग डोमेन होगा। तो एएस नंबर जो है आपका, जो आया ना असाइंड एएस नंबर है, वो राउटिंग डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और एक राउटिंग डोमेन के अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोसेस डोमेन हो सकता है। तो हम लोग प्रोसेस चला रहे हैं, तो एक ईआईजीआरपी प्रोसेस में मैक्सिमम 255 राउटर होते हैं, बशर्ते वो एक सेम एएस आईडी यानी एक सेम प्रोसेस आईडी को यूटिलाइज कर रहे हो। जी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं सर कि जैसे हम लोग आईपी में बोलते हैं पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, तो यहाँ पे एएस नंबर पब्लिक एएस नंबर एंड प्राइवेट एएस नंबर। नहीं नहीं, पब्लिक एएस प्राइवेट नंबर भी अलग है, वो भी उसमें है। यहाँ तो आप बस ईआईजीआरपी प्रोसेस आईडी बोल सकते हो इसको। मतलब अगर मैं ओएसपीएफ भी यूज कर रहा हूँ, हम्म, आईएसएच भी यूज कर रहा हूँ और ईआईजीआरपी भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं तीनों को अलग अलग एएसएन नंबर दे करके उनको एक नहीं सिंगल डोमेन। नहीं नहीं, देखो, ओएसपीएफ और आईएसआईएस तो प्रोसेस आईडी पे काम ही नहीं करते, जी उनमें ऐसा नहीं है, केवल ईआईजीआरपी में ही फंडा है। जी इसमें जो लिमिट है ना होप काउंट की, जी। उसको कंट्रोल करने के लिए इस नंबर को यूज किया है इन्होंने, कि ओके। 255 से ऊपर ना जा पाए। तो अच्छा वो सर। 255 राउटर कौन से, जो एक कॉमन नंबर को शेयर कर रहे हैं, वो 255। जी दो अलग कर दोगे तो दो अलग 255 प्रोसेस जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों प्रोसेस फिर आपस में बात नहीं कर सकते। जी। जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप इधर AIGRP2 चला दो, तो ये दोनों आपस में कभी नेबर बन ही नहीं पाएंगे, और जब नेबर नहीं बन पाएंगे तो राउटिंग एक्सचेंज ही नहीं होगी, तो अलग अलग हो गए। जी। तो ये जो नेबरशिप है ये केवल 255 राउटर की ही हो सकती है मैक्सिमम, और उसका जो कंट्रोलर यूनिट है उसे ही प्रोसेस नंबर कहते हैं, एएस नंबर। जी। क्लियर है? यस सर। सर, जो अभी आपने एग्जांपल दिया था कि अगर रिक्रूटर आपसे पूछे कि 512 उसको लगाने हैं, मान लो राउटर, और उसको EIGRP चलानी है, तो इन दैट केस विल रीडिस्ट्रीब्यूट ना। यस, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो उसमें भी नेबरशिप होगी कि लाइक नेबरशिप नहीं नहीं होगी? होगी उसमें भी। नेबरशिप नहीं होगी नहीं, बट राउट एक्सचेंज राउट हो आ जाए, जाएंगे, इज नेबर इट? नहीं बन, दो ओके। डिफरेंट प्रोसेस नेबर नहीं बन पाएंगे। मतलब वो, जैसे मैं बताता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। जैसे राउटर है आपके, वैसे तो आगे की बात है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जैसे यहां तक OSPF डोमेन है, ठीक है, और यहां तक EIGRP है। अब ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में कभी बात नहीं कर सकते, दो डिफरेंट एल्गोरिदम बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका ये जो राउट है यहाँ पर 1.0.0.0, ये कभी भी इन राउटर को नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो बीच में सीम आ गई है। अगर आप बात कराना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, OSPF को EIGRP में फोर्सफुल इंजेक्ट कराते हैं, और EIGRP को OSPF में फोर्सफुल। यानी OSPF के जो राउट है, जैसे 1.0 OSPF का ओरिजिनल राउट है, जब वो EIGRP में एंटर करेगा तो वो OSPF के फीचर्स खत्म हो चुके होंगे उसमें से। जो OSPF के जो फीचर्स थे वो खत्म हो जाएंगे, और फ्लैट राउट इसमें घुसेगा। और उसमें ये भी पता होगा EIGRP को ये एक्सटर्नल है, मतलब मेरा राउट नहीं है, मेरे लोकल प्रोसेस डोमेन का राउट नहीं है, किसी और प्रोसेस डोमेन का राउट है। तो इसको मुझे एज ए इंफीरियर लेना है, प्राइमरी नहीं लेना। तो इसे सबसे बाद में प्रायोरिटी दी जाती है चीजों को, यानी कि इसे थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है इनके साथ, एक्सटर्नल राउट। ऐसे ही आईजीआर पे जब OSPF में जाएगा
भाई सीधी सी बात है कि मैं अपनी फैमिली को मैं देता हूँ और कोई मुझ में जबरदस्ती कोई मतलब आप ये सोच लीजिए, मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरे क्लोज रिलेशंस के साथ है, यानी मेरे जो ब्लड रिलेशन। मेरे भाई को मैं पहले, अगर मेरे साथ दो तीन चार रिश्तेदार खड़े हों, मेरा छोटा भाई सगा भाई खड़ा हो, फिर मेरे मामा का, फिर मेरे बुआ का खड़ा हो, और मेरे पास अगर कोई प्रीशियस फ्रूट है, तो मैं कोशिश मन में ये रहेगी पहले मैं अपने छोटे भाई को दे दूं, ठीक है, उसके बाद बुआ के लड़के की बात आएगी। चल कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, मैं बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, सर लेकिन यस सर। फिर भी या ऐसा ही सेम गेम इनके साथ है। अब ओएसपीएफ के पास, एआईजीआरए के पास 1.0 अपना भी राउट है, इसे अपने पास से भी मिल रहा है, और 1.0 से ओएसपीएफ से एक्सटर्नल भी मिल रहा है, तो एक्सटर्नल को कहेगा चल तुझे बाद में देखेंगे, मेरे पास तो अपना है। समझ रहे हैं? तो दिस काइंड ऑफ प्रायोरिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिफाइन की जाती है। तो अब यहां तो सीन ओएसपीएफ ईआईजीआरपी हो गए, तो इससे आप जिन्हें जोड़ लोगे। अब ईआईजीआरपी के दो डिफरेंट प्रोसेस हैं जो अलग अलग चल रहे थे, EIGRP1 और EIGRP2, इसमें लगे हुए थे राउटर, इसमें भी। अगर आप इन्हें भी जोड़ना चाहते हो तो भी आपको रीडिस्ट्रीब्यूट, भले ही इस राउटर पे भी इस लिंक पर EIGRP चल रहा हो इसमें, लेकिन ये क्या है, EIGRP1 में, ये 2 में, ये दोनों आपस में बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज टू डिफरेंट एएस नंबर, ये जो EIGRP प्रोसेस है ये बात कर ही नहीं पाएंगे, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, अगर रिक्रूटर कहता नहीं करो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही ओनली सहारा है। तो EIGRP1 में EIGRP2 को घुसाया जाएगा, और EIGRP2 में फोर्सफुली EIGRP1 को फोर्स किया जाएगा, तो वो अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस खो देते हैं। EIGRP2 नेवर नो दिस राउट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द EIGRP1, चाहे दोनों के एल्गोरिदम सेम हो, प्रोटोकॉल भी सेम हो, लेकिन प्रोसेस आईडी डिफरेंट है, तो उसे एक्सटर्नल ही ट्रीट करेगा, आप उसमें एक्सटर्नली देखोगे लिखा हुआ। पर कर कर सकते हो, क्योंकि रिक्रूटर अड़ जाता है भाई, और जेन्युइन बात है, ये होता भी है, चलती भी है चीजें, तो पूछ सकता है। तो आपको अपनी नॉलेज को हर स्कोप पर लेकर जाना है, तो मेरा जो वो मोटिव है वो यही है, आपको सब कुछ पता रहे, तभी इंटरव्यू क्रैक होंगे। क्लियर? चाहे काम कभी आप करो या ना करो, प्रैक्टिकली आप खुद या अपने सर सॉफ्टवेयर। ये क्या कहते हैं, हेलो सर, हम्म। तो ये बाई डायरेक्शन होना चाहिए ना, जैसे मान लो अगर आपने EIGRP1 के रूट्स डाल दिए 2 में, तो 2 में भी आपको 1 के डालने पड़ेंगे, डालने मतलब पड़ेंगे, वाइस वर्सा होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो नहीं चलेगा। हम्म। और ये मैन्युअली होगा हमेशा या मैनुअली, ऑटोमेटिकली भी मैनुअली कर सकते हैं? मैनुअली करना मैन्युअली, पड़ेगा, ओके। आपको ही ठीक करना है सर। पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कैन ओनली, ओके सर। क्योंकि आप डिफॉल्ट बिहेव से अलग कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको ही करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली केवल डिफॉल्ट बिहेव को तो प्रोसेस करा सकते हो, नॉन डिफॉल्ट को नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो TLV फॉर्मेट्स में आती है। इन्फॉर्मेशन जैसे आईपी एड्रेस हो गए, IPv6 के एड्रेस हो गए, ठीक है, राउटर आईडीज हो गई, जो इन्फॉर्मेशन है, यानी अपडेट्स हैं, मेरे कितने नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनके मैट्रिक्स क्या है, वो सारी चीजें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन आती है। जो कंटेनर पोर्शन है वो TLV फीड में, ये TLV के 3 ट्रिपलेट्स हैं, एक है टाइप, लेंथ, वैल्यू। ठीक है, टाइप में क्या होता है, एक न्यूमेरिक कोड होता है जो ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इसका टाइप क्या है, यानी कि IP एड्रेस यूजर का इंफॉर्मेशन है, या IP वर्जन 6 की है, या ऑथेंटिकेशन के जो पासवर्ड्स हैं, ऐसी चीज है। तो टाइप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन की टाइप क्या होगा। लेंथ क्या है, कि कितने साइज का है, 32 बिट है, 64 बिट है, 128 बिट के हैं, ठीक है, 1400 बिट के हैं, बाइट के हैं, कितने की है, वो सारी टोटल उस इंफॉर्मेशन की लेंथ लिखी जाती है, कितने लेंथ का है। और वैल्यू में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कंटेनर कंटेंट। इस फॉर्मेट में आपकी इंफॉर्मेशन आपके हेडर के बाद सीड की जाती है TLV में, और हेडर में TLV का पोर्शन होता है सबसे लास्ट में, जो ये बताता है कि इसे मेरा जो ट्रेलर है और उसके बीच में जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में आया हुआ है, उसका टाइप ये है, यानी IPv4 राउट्स हैं, कितने राउट्स हैं, लेंथ, कितने सारे, जितने भी आपके पास जैसे 10 राउट है, वो 10 के 10 की लेंथ यहाँ पर लिखी होगी। वैल्यू जो होंगी वो ओरिजिनल 10.00 20.0 इस पोर्शन में लिखी। ये जो जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल इस तरीके के फीचर को यूज करते हैं वो हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेड है। EIGRP को कभी भी रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए,
जैसे वर्जन 4 में EIGRP आया था, बाद में वर्जन 6 आया, तो EIGRP में कोई नया चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक TLV को लेकर आए नई, उन्होंने हेडर के साथ इसे जोड़ दिया, यानी कि इंफॉर्मेशन टाइप, एक नई इंफॉर्मेशन आएगी IPv6, उन्होंने इसे जोड़ दिया। SHA में क्या आया, उन्होंने एक नया TLV रिकॉर्ड बनाया, इसके साथ एड ऑन कर दिया। जैसे अपडेट आते हैं ना आपके विंडोज में, आप विंडोज को बार बार इंस्टॉल थोड़ी करते हो भाई, कोई अपडेट आपको मार्केट में पता लग गया विंडोज में, अब ये नया मीडिया प्लेयर आया है या एक नया एंटीवायरस आया है, तो आप उसको बार बार क्या अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं करते। आपके जो विंडोज के अपडेट्स आते रहते हैं, ड्राइवर अपडेट रहता है, फीचर अपडेट होते रहते हैं अपने आप अपडेटेड, अगर आप पायरेटेड विंडो नहीं चला रहे हो, ठीक है। ओरिजिनल विंडोज है ऐसा ही एक ये अपडेट मैकेनिज्म है। iOS आते हैं और iOS में EIGRP के साथ एक नया अपडेट ऐड कर दिया जाता है, जिसे आप TLV कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऐड होती जा रही है, आपको दोबारा रीराइट करने की जरूरत नहीं, यानी पूरे सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। OSPF के साथ ऐसा नहीं, तो OSPF एक तरीके से क्लोज हो गया। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो OSPF में अब जगह नहीं है, तो OSPF का फिर से कोई नया वर्जन लिखना पड़ेगा। ISIS TLV पर चलता है, ISIS में नहीं है। रिप में कुछ नहीं हो सकता था, नया रिप बनाना पड़ता। BGP भी इस तरीके की चीजों में काम करता है, इसलिए BGP का ही वर्जन 4 के अलावा कोई वर्जन नहीं देखोगे। तो जो प्रोटोकॉल्स इस तरीके के इंफॉर्मेशन सीडिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर के लिए रेडी रहता है। तो फ्यूचर में भी कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड ऑन होगी, वो इसके साथ कंपेटेबल हो जाएगा। आपको बस एक नई छोटा सा पोर्शन उसमें ऐड करना है और iOS को बताना है कि ये जो iOS है इसमें ये इंफॉर्मेशन आपकी चलेगी। तो TLV के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ISIS में भी याद रखना और EIGRP में, ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स TLV में इंफॉर्मेशन सीड करते हैं। OSPF जो करता है वो पूरा पैकेट ही एनकैप्सुलेट करता है, वो उसके पास नहीं है, वो अलग हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग टाइप का उसके पास एक फॉर्मेट है, इसमें एक में ही चल जाता है। इसलिए हर पैकेट जो है वो सारे के सारे जो सातों पैकेट हैं उनके हेडर सेम है एग्जैक्टली। तो राउटर को कुछ भी नया क्रिएशन नहीं करनी पड़ रही है, बस उसमें चेंजेस उसमें फीड भर लेने और जो जो उसको करना है उस हिसाब से वो उसके अंदर डालता रहता है। तो ऐसे ही IGRP आपका चल पाता है। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था। हम्म, पैकेट साइज हमने बोला था 1500 हाँ बाइट्स का है, 1500। उसमें TLV जो है 20 बाइट्स हमने हेडर डेडिकेट। 1480, हेडर 20 बाइट का है और इस 20 बाइट में ही आपका TLV लगा रहता है, TLV जी। रिकॉर्ड्स जो बता रहा होता है कि आगे जो पीछे जो आएगा वो जो 1400 बाइट है, 1480 बाइट है, वो जी। क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती ओके। है। ठीक है, यस सर। और ये इन्फॉर्मेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है कि हाँ इतनी लेंथ है, ये इस टाइप का IPv6 का है, या ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हैं। अब डेटा जो भरोगे आप यहाँ भरोगे। जी, और ये भी सर जो अपडेट फिनिश होगा तो यही 1480 यूज होंगे एक्चुअल कस्टमर ट्रैफिक भी कैरी करने के लिए, पेलोड कैरी करने के लिए। पेलोड तो इसमें जाएगा ही नहीं मेरे भाई, अच्छा, ये हेडर हेडर की 1500 ये बाइट्स तो है सर। OS EIGRP का पैकेट है ना, ओके। EIGRP पे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जैसे ये वंस एक बार EGRP अपडेट्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में यही वाले पैकेट जो हैं वो पेलोड को कैरी करेंगे या फिर उनके लिए नहीं नहीं, फ्रेम। फिर तो आपका जो यूजर का डेटा आएगा, जो हमने IP फॉरवर्डिंग में पढ़ा था, जी। यूजर जनरेटेड ट्रैफिक आएगा। फिर जी। यूजर जनरेटेड ट्रैफिक को राउटर के इंटरफेस से बाहर निकलने के लिए EIGRP पैकेट चलाने पड़े, जिससे उसने डेस्टिनेशन लर्न कर ली, और एक बार जी। डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल बन गई फिर फॉरवर्डिंग हो जाती है। फिर जो PC जो अपना पैकेट ओरिजिनल भेज रहे हैं, कोई फाइल गाना मूवी कुछ भी भेज रहे हैं, वो फिर जाने लगेगा। वो भी 1500 बाइट में ही चलते हैं, PC भी 1500 बाइट का ही MP बनाते हैं, हाँ, तो ये भी वही पूछ रहा 1500 हूँ। चलाते हैं। लेकिन इनमें क्या है, छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे बाकी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल जरूरी नहीं इतने के बनाए, जी। उनके छोटे भी हो सकते हैं। EIGRP का पूरा रहता है, इसका जो MTU है 1500। जी। और जो हमारे पास में थ्रूपुट अवेलेबल है हाँ, दो राउटर्स के बीच में, वही बैंडविड्थ यूज होगी दोनों कम्युनिकेशन के दोनों लिए, कम्युनिकेशन। फॉर द अपडेट्स आल्सो एंड फॉर द यस, पेलोड यूजर आल्सो। ट्रैफिक। जी। ठीक है। अब आपके इंटरफेस पे दो तरीके के ट्रैफिक हो गए, एक तो यूजर ओरिजिनेटेड ट्रैफिक, जी। एक राउटिंग प्रोटोकॉल ओरिजिनेटेड ट्रैफिक। जी। तो यूजर वाला जब आएगा तो यूजर का चलेगा, और जब इसको जरूरत होगी तो ये भी चलेगा। तो दो तरीके के ट्रैफिक आ गए आपके इंटरफेस। लेकिन ये वाले जी। ट्रैफिक केवल राउटर टू राउटर चलते हैं, ये आगे हिट नहीं होते। और जी। अगर पहुंच भी गया यूजर के पास तो यूजर इसको कोड ही नहीं कर पाएगा, ड्रॉप जी। ही मारेगा,
उसे पता ही नहीं है क्या है ना। तो सर हमारी जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसका एक बड़ा पोर्शन तो फिर ये ओवरहेड्स ही लेके बिल्कुल चले जाते ओवरहेड, होंगे। यही तो नुकसान है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, मैंने कल यही तो बताया था। ये जी अपडेट बनाते हैं, लिंक यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, तो यूजर के अलावा, क्योंकि इन्हें भी चलना पड़ेगा, नहीं तो यूजर कहाँ से चलेगा। सीपीयू जी ओवरहेड बढ़ गए, सीपीयू को कितना काम करना पड़ रहा है, ये जी सोचना वो सोचना, राउटिंग टेबल बनाना, जबकि स्टैटिक राउटिंग में कुछ भी नहीं है, वो कोई अपडेट नहीं बनाता। राउटिंग टेबल बना दो, जी बस आईपी फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म आपने तैयार करके दे दिया, उसे लिख दिया, वो उस पर चल रहा है आंख बंद करके। गलत दोगे गलत चलेगा, सही दोगे सही चलेगा, लेकिन कोई ओवरहेड नहीं, कोई लिंक यूटिलाइजेशन नहीं, कोई पैकेट नहीं है। लेकिन यहाँ पैकेट है, और 8 तरीके के पैकेट हैं ये, देखो, समझ लो। अगर नेटवर्क जी को जरा भी अनस्टेबल किया तो क्वेरी और रिप्लाई, क्वेरी इतनी खतरनाक है वो चलती रहती है, ठीक है। जितना बड़ा आप लेकर जाओगे, जितना पेलोड अगर इसमें भरा हुआ है उसे भी पढ़ने में, जैसे ई आई जी आर पे अपडेट है, अब इसमें राउटिंग टेबल भेज दिया, राउटिंग टेबल में 1000 एंट्रीज हैं, तो सीपीयू उसको पढ़ेगा पहले, फिर उसमें राउटिंग टेबल में एंट्री करने से पहले क्या करेगा, ड्यूअल एल्गोरिदम चलेगी, लूप फ्री ढूंढेगा, फिर और उस पे अपनी बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा, तब जाके आपकी राउटिंग टेबल पॉपुलेट होगी। अब इस राउटिंग टेबल को बनने में कितना समय, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कम लगा रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा साउंड है, ठीक है, वही कन्वर्जेंस। तो जिस राउटिंग प्रोटोकॉल की कन्वर्जेंस सबसे कम है वो इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट, यानी AIGRP। उसके बाद आपका OSPF, फिर ISIS, फिर बाकी ये रिप वगैरह ये सब आता है। तो कंपैरिजन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो AIGRP OSPF का चलता रहता है। ISIS की AD 115 है, लेकिन OSPF से वो फास्ट मूवमेंट रखता है, OSPF से अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशंस हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, तो इसलिए वो सर्विस प्रोवाइड पहले नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर से हट गया, क्योंकि वो किस पर चलता था, हेक्साडेसिमल पे। तो ISIS जो ओरिजिनल ISIS है वो OSI ने बनाया था, और OSI की एड्रेसिंग क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो हेक्सा में लिखा था, हेक्स को समझना ही मुश्किल था इंजीनियर्स के जी लिए, इसलिए ISIS बाहर हो गया। लेकिन बाद में OSI ने, ISO ने क्या किया, ISIS को इंटीग्रेट कर दिया आईपी से। तो अब जो आप ISIS चलाते हो, आप इंटीग्रेटेड ISIS चलाते हो, नॉट ओरिजिनल ISIS। तो जी आज का जो ISIS है वो आईपी एड्रेसेस पर चलता है, वर्जन 4 वर्जन 6 पे, जिसे इंजीनियर समझ सकते हैं, इसलिए वो मार्केट में दोबारा इन हो गया, जी क्योंकि फीचर्स उसके पास पहले से ही साउंड थे, उस वजह से बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है वो। जब कंपैरिजन हाँ करोगे आप तो देखोगे, इसलिए फिर दोबारा से OSPF को हटाकर ISIS को लाया गया। OSPF में बहुत ज्यादा ओवरहेड है, और ये कहते हैं अगर आपको OSPF की पूरी डिटेल नॉलेज नहीं है तो OSPF को छूना भी मत, जी क्योंकि OSPF चलते नेटवर्क को बहुत नुकसान दे सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेटर को नॉलेज नहीं है। तो OSPF काफी एक्सपेंसिव प्रोटोकॉल है, रिसोर्स राउटर रिसोर्सेज के हिसाब से भी और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी, क्योंकि OSPF को चलाना a bit tricky. But जी EIGRP, as far as concerned about the complexity, तो EIGRP बहुत स्मूथ है, आपको बस जी कमांड देनी है, ये सारे काम जो मैं बता रहा हूं ये अपने आप करता है, इसका बेसिक बिहेव है, टर्मिनोलॉजी। क्लियर। जी जी तो वो हम जो सीखेंगे वो सर नेबर, हाँ बोलो। इसमें लूप डिटेक्शन या प्रिवेंशन मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? लूप वही मैकेनिज्म बोलते हैं, सब में लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, सभी का एक ही नाम है, लेकिन इसमें भी स्प्लिट होराइजन यूज होता है, बाकी में भी वही यूज होता है, डिस्टेंस वेक्टर में भी वही यूज होता था। ओके सर। लेकिन इसके स्प्लिट पास क्या है होराइजन सब इसमें, में होता है ना? हाँ सब में स्प्लिट होराइजन। लेकिन इसमें क्या है, स्प्लिट होराइजन के साथ साथ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें पोटेंशियली टेम्पररीली लूप बन सकते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। स्प्लिट होराइजन के साथ साथ भी जब आप अपडेट के टाइमर्स में फंस जाते हो, या कोई इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है कि जैसे ड्यूअल इंफॉर्मेशन आ गई, तो राउटिंग प्रोटोकॉल कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, टेम्पररीली लूप बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन EIGRP में ऐसा भी सिस्टम नहीं है, ये किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन नहीं लेगा, भले ही होल्ड करना पड़ जाए सेंटर वो पैकेट को, तो ये पहले उसकी गारंटी लेता है, और वो गारंटी क्या होगी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ओके सर। ये फीचर्स, इसके जो फीचर्स हैं, अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है EIGRP का, अब हम जी टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम नेबर बनाएंगे, मैं जो प्रोटोकॉल पढ़ाता हूँ नेबर टेबल हम लोग बनाएंगे, उसके बाद टोपोलॉजी टेबल हम बनाएंगे, और फिर राउटिंग टेबल। तो हम नेबर टेबल से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन से, ठीक है।
तो हेलो मैकेनिज्म और ये सारे पैकेट्स के थ्रू आप EIGRP की सारी टर्मिनोलॉजी को समझोगे इन द डीप तो विद द सर डीप। इसमें जो नेबरशिप है, जैसे हम बीजीपी में खुद से मैन्युअली बनाते हैं और ओएसपीएफ में ऑटोमेटिकली लर्न बताते हैं रूट्स, तो इसमें कैसे होगा? इसमें भी ऑटोमेटिकली होते हैं हमें? डायनेमिकली नेबर बन जाते हैं, आप मैनुअल चाहते हो वो भी बन सकते हैं दोनों। ओके 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 यूनिकास्ट नेबरशिप इसमें भी पॉसिबल है। तो ओके। नेबरशिप बेसिकली देखो, आपने बात की है तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। आप हेलो पैकेट से नेबरशिप बनाते हैं। हेलो, ये बेसिकली, हेलो जो है एक हार्ट बीट फंक्शन है जो दो राउटर्स के बीच में चलता रहता है, और ये लगातार चलता रहता है। एवरी 5 सेकेंड्स पे राउटर एक दूसरे के साथ हेलो एक्सचेंज करते रहते हैं। और हेलो में क्या है, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं इनके कंपेटिबिलिटी, जैसे दोनों का एएस नंबर, दोनों की ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दोनों का सबनेट एक ही होना चाहिए, ठीक है, इनकी के वैल्यूज यानी मैट्रिक पैरामीटर्स जो आप यूज कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। ऐसी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जिससे राउटर एक दूसरे को कंपेटिबिलिटी वेरीफाई करते हैं और आपस में एडजस्टेंट हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। एक बार नेबरशिप बन जाए उसके बाद ये लाइवलीनेस चेक करते रहते हैं और एवरी 5 सेकेंड्स में चलते रहते हैं। हार्ट बीट जैसे आपकी चलती है ना, ऐसे ही राउटर भी आपस में अपने हार्ट बीट चलाते रहते हैं हेलो के थ्रू। इधर हेलो भेजता रहेगा, हेलो भेजता रहेगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव हेलो मिस हो जाए, यानी कि 15 सेकेंड तक आपको हेलो नहीं मिलता, तो नेबर को डेड मान लिया जाता है और नेबर रिमूव हो जाता है कि हाँ भाई नेबर नहीं 15 सेकेंड में। इसे कहते हैं होल्ड टाइमर्स। अब ये जो हेलो चलाने के दो तरीके हैं, एक तो डायनेमिक, डायनेमिक डायनेमिक का मतलब कि जब हेलो जो बनाओगे उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आएगा 224.0.0. और एक है स्टैटिक। स्टैटिक में आपको नेबर कमांड मेंशन करनी पड़ती है कि नेबर जो रहेगा इस वाले इंटरफेस की आईपी लिखनी पड़ेगी 10.0.0.2 जस्ट लाइक। तो हेलो का जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो 10.2 रहेगा, तो स्पेसिफिकली केवल इसी के लिए हेलो चलेगा वो, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी एक तरीके से। तो गॉट इट नेबर, सर। हाँ, नेबर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, डायनेमिक डायनेमिक नेबर आप बना सकते हो। स्टैटिक बनाओगे, अगर एक भी स्टैटिक बना दिया तो सारा नेबर आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टैटिक और डायनेमिक करना चाहते हो, एक तरफ आपने मैनुअल नेबरशिप दे दी और दूसरी तरफ आप ऑटोमेटिकली चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये चल सकता है, ये चल सकता है, और अगर आपने ये सिस्टम कर दिया नेबर बनाते समय तो नहीं चलेगा। तो या तो आप सारे नेबर मैनुअल बनाओगे या डायनेमिक बनाओगे, दो में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। बीजीपी में तो सारे नेबर सर। मैनुअली बनते हैं, वहां तो कोई हम्म। अलग लॉजिक ही नहीं। तो यहाँ पर भी आप स्टैटिक बना सकते हो, और स्टैटिक तब बनाना है कि जब आपको पता हो कि हाँ भाई मेरा नेबर यही रहना चाहिए। आप आईपी कोई और आ जाए नहीं आए, तो आप इंश्योर रखना चाहते हो अपने आईपी एड्रेसेस राउटर्स को, तो आप स्टैटिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेलो 5 सेकंड में चलते ही रहेंगे उस पर, नेबर आप चाहे कैसे बनाओ। क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट है। तो बेसिकली हमें इसको तब अप्लाई करना चाहिए जब हमें पता है कि जैसे नंबर ऑफ राउटर्स इज लिमिटेड, तब हम ये कर सकते हैं हाँ, स्टैटिक वाला, हाँ, राइट? क्योंकि हाँ, उसमें हमारे पास मैनेजेबल रहेगा। और अगर यस, जैसे मान लो R1 R2 से डायरेक्ट कनेक्ट है और R2 R3 से डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ, तो हम R1 को मैन्युअली लर्न करवा सकते हैं ना R3 के रूट से? नहीं, नहीं करवा सकते? वो तो अपने आप ही आएंगे। नेबर बना रहे हो, स्टैटिक? रूट्स तो अपडेट्स के थ्रू आएंगे। नहीं सॉरी सॉरी, मतलब मैं उसको नेबर बनाना चाहूँ तो मैं उसे स्टैटिकली बना सकती हूँ ना? देखो, दो लाइक डिजाइन है आपके पास। एक हम्म। तो ये डिजाइन है, और एक डिजाइन होता है ये, ठीक है। ये तो पॉइंट टू पॉइंट आपने लगा रखे हैं राउटर्स, और ये क्या लगा रखे हैं? मल्टी एक्सेस, बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टी, यानी स्विच के थ्रू लगा रखे हैं। इनमें नेटवर्क आईडी अलग अलग होंगी। इनमें ये चारों राउटर एक ही कॉमन सेगमेंट को शेयर करते हैं, इसे कहते हैं मल्टी एक्सेस। इसमें इन दोनों नेबर्स को आप स्टैटिक बना सकते हो, इन दोनों नेबर्स को
आप डायनेमिक बना सकते हो, क्योंकि नेबर लिंक पर होते हैं, राउटर पर नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। ये स्टैटिक हो सकता है, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि नेबर जो होगा इसका ये वाला इंटरफेस नेबर होगा, इसका ये वाला नेबर इंटरफेस नहीं होगा। तो नेबरशिप जो बनेगी केवल यहां से यहां तक बनेगी। एक नेबरशिप ये होगी, फिर एक नेबरशिप आपकी ये होगी, और फिर एक नेबरशिप आपकी ये होगी। इसमें ये चारों एक ही नेबर होते हैं, एक ही इंटरफेस, मल्टी एक्सेस। इसमें अगर आपने इस वाले राउटर पे स्टैटिक नेबरशिप कमांड दे दी तो इन तीनों पर भी स्टैटिक देनी ही पड़ेगी, ये नहीं चल पाएगा। ये इधर स्टैटिक, क्योंकि चार इंटरफेस एक कॉमन सेगमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो ये चारों नेबर हैं, ये चार इंटरफेस के नेबर हैं आपस में। ये अलग अलग हैं सब, तो इनमें अलग अलग चला सकते हो आप। R3 से यहां से कोई और लिंक लेकर यहां लगाओगे, यहां नेबर बनाना चाहोगे तो आपकी मर्जी है, स्टैटिक बनाओ या डायनेमिक बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। राउटर टू राउटर लिंक है, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। एक साइड में स्टैटिक कमांड दे दी, दूसरे साइड में डायनेमिक देना चाहोगे, नेबरशिप नहीं बनेगा इसमें। तो बोथ एंड आपको स्टैटिक से बनाने पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट ठीक है सर, गॉट इट। क्लियर? जब फिजिकली बनाएंगे तब देखेंगे। ओके सर। ठीक है जी, तो फिर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन से। सेशन लंबा हो गया, नहीं तो मैं आज नेबरशिप बना देता। कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में जोश के साथ। मैं टोपोलॉजी भेज दूंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट, ओके सर। वो आपको अपने सॉफ्टवेयर में लोड करनी है। ठीक है? ओके सर। और ये फाइल आपको ड्राइव पर एक्सेस आप कर सकते हो, वहीं पर मिलेगी, वहीं से डाउनलोड कर लेना, कल वाली भी स्टोर। ओके सर। चलो जी, हैव अ नाइस सर वीकेंड। MPLS भी आप पढ़ाओगे ना बाद में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था सर आज वाला। ओके। हेलो। हाँ जी। सेशन बहुत अच्छा था आज वाला। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू राउटिंग आ सर। गई ना भाई, राउटिंग मजेदार हाँ। है। यस सर। राउटिंग में बहुत सारी थैंक चीजें यू हैं। सर। ओके। यस सर।